हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आई स्पीसीज। तो सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर जो भी हमने पीटी 365 जो पॉलिटी एंड इकोनॉमी का कवर कराया है, काफ़ी अच्छे से कवर कराया है। तो जितने लोगों का मैसेज आ रहा है उन सारे लोगों को धन्यवाद। तो ये जो इन पीटी 365 इन्वायरमेंट का है, ये इस सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने इन्वायरमेंट का लेक्चर 1 कवर किया था, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया था उसको देखते हैं। तो लेक्चर 1 में हमने जो कवर किया था यहाँ पे, तो पहले हम लोगों ने कवर किया था जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हो गए, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड हो गया, फॉरेस्ट्स हो गया, वेटलैंड हो गया। देन इससे रिलेटेड अदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, ये सारा हमने करंट अफेयर्स के माध्यम से स्टैटिक को लिंक करके हमने यहाँ पे कवर किया था लेक्चर 1 में। और ये आज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे हमारा ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो है एनडीसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। और यू आप जानते होंगे, आप पीवाईक्यू किए होंगे तो आप जानते होंगे 2016 में इस तरीके का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका था। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा पॉल्यूशन है, कि जो पॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, हमारा वाटर पॉल्यूशन हो गया, वेस्ट का मैनेजमेंट हो गया, एंड अदर टाइप के जितने भी पॉल्यूशंस हो गए, या फिर जो भी पिछले 1 ईयर में अपने करंट अफेयर से रिलेटेड था, उन सारे जो टॉपिक्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड उसको थॉरली हम अच्छे से कवर करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, जो है मेरा जो क्लाइमेट चेंज होता है, जिसको हिंदी में जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, उससे रिलेटेड एक जानते होंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ये किया गया था, जिसको बोलते हैं कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2015 में किया गया था। और इसका मेन जो मोटो था वो था कि हम जो मेरा अपना पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, तो उस एग्रीमेंट में जितने भी पॉइंट्स थे उनको अपनी कंट्री में जो था इम्प्लीमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एनडीसी का इस्टेब्लिशमेंट किया था अपनी कंट्री में। क्योंकि क्या था कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें सारे कंट्री लोगों को, जो भी उसके मेंबर्स कंट्री थे, उनको अपने देश में जाके इस तरीके का एक प्लान लेकर आना था, जो कि जो हमारा पेरिस का जो टारगेट था, पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट टारगेट था, उसमें क्या क्या टारगेट था। तो पहला था कि कार्बन जो हमारा एमिशन है उसको, उसकी जीडीपी का नियरली 35 से पहले टारगेट रखा गया था कि नियरली 35% तक हम कम करेंगे। लेकिन अभी इसको बढ़ा के हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 45% कम करेंगे। मीन्स अभी सपोज हमने 1 टन, 1 मीट्रिक टन हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड इसमें एमिट कर रहे हैं, तो उसको कम करके हमें 45% तक करना है, जो कि नियरली हम 33% तक ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। और इसमें दूसरा था कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन था, उससे रिलेटेड था कि हम इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन को हम कैसे अपने इंक्रीज कर सकते हैं, और जिससे कि हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल हो गया, या फिर हमारा अदर जो नॉन फॉसिल लकड़ी हुआ, इससे जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स था ये कम हो सके और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन को हम काफ़ी यहाँ पे बढ़ा सकें। तो इसका देखिए अचीवमेंट ये था कि हम लोगों ने नियरली 43% इस टारगेट को अचीव भी कर लिया था। और इसमें थर्ड पॉइंट ये था कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन को किस तरीके से सिंक किया जाए, और सिंक करने के क्या क्या तरीका अपनाया गया था इसके थ्रू। तो पहला था कि हम जो अपना है फॉरेस्ट कवर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ट्री कवर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर जब हमारे कंट्री में ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंजम्पशन वो ट्री या फिर फॉरेस्ट ज़्यादा करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये 3 मेन तरीका का प्लान लेकर आया गया था। और ये टारगेट कब का रखा गया है? ये टारगेट रखा गया था 2030 तक का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनडीसी, अब ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी में हमने बताया कि यूपीएससी 2016 में इससे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। और इससे रिलेटेड देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो इंडिया ने अपने लिए एक पंचामृत मिशन लेकर आया था। तो पंचामृत कब लेकर आया गया था, पहला क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर है कि पंचामृत जो था, दो जो COP26 हुआ था ग्लासगो में, तो वहाँ पे हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। तो इस कॉन्सेप्ट ने पंचामृत मीन्स 5 पॉइंट को हाईलाइट किया था। तो उस 5 पॉइंट में पहला पॉइंट था कि हम जो नॉन फॉसिल एनर्जी है, कि जैसे कोल, बिना कोल और लकड़ी के जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसका हम 500 गीगावाट तक कैसे करेंगे, इसका हम लोगों ने टारगेट रखा था कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। नॉन फॉसिल एनर्जी कौन से हो गए, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो इस तरीके की एनर्जी को हम नॉन फॉसिल एनर्जी बोलते हैं। और दूसरा है कि जितने भी हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसका हम प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे, जैसे सोलर पैनल हो गया, विंड एनर्जी हो गया। फिर इसके अलावा देखा जाए तो हम 1 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है ये कम करेंगे, ये थर्ड हो गया। फोर्थ था कि हम अपना जो कार्बन इंटेंसिटी वाले जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमी है, उसको हम कैसे कम करें नियरली 45% तक 2030 तक। और हाँ, आप जानते होंगे कि इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो 2070 का रखा गया है। तो ये सारे पंचामृत के पार्ट थे जहाँ पे इंडिया बोला था कि हम 2030 तक तो हम अपना जो भी कार्बन एमिशन करते हैं नियरली उसका हाफ कर देंगे, और 2070 तक हम क्या करेंगे, कार्बन नेट जीरो एमिशन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो नेट जीरो का मीनिंग ये होता है कि कोई आप किसी देश में आपका जितना कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है आप उतना उसको कंज्यूम भी कर ले रहे हैं किसी न किसी तरीके से, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि नेट जीरो एमिशन। आप ध्यान रखिएगा, इसमें इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपने कंट्री में कार्बन का एमिशन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि आप जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा आप उसको किसी न किसी वे से, या फिर मशीन से, या फिर ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, किसी भी तरीके से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इस चीज़ को हम कार्बन एमिशन का हम बोलते हैं कि नेट जीरो। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि UNFCCC का 29 जो बैठक हुआ था, COP29, वो कहाँ पे हुआ था, वो बाकू अजरबैजान में हुआ था। तो UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका हुआ था 29th, जो कोप हुआ था, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मीन्स डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष या लीडर पहुंचे रहते हैं, तो इन लोगों का एक साथ जब बैठ के कोई मीटिंग करते हैं तो इस चीज़ को हम कोप बोलते हैं। इसका ये ध्यान दीजिएगा कि 29th वर्जन था, अजरबैजान बाकू में हुआ था। तो अभी देखेंगे कि जो कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये क्या होता है। तो UNFCCC जो है इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मीन्स इस फ्रेमवर्क के थ्रू जो हमारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज वाला जो फ्रेमवर्क है, इससे रिलेटेड कोई भी सपोज हमें पॉलिसी लेकर आना है, कोई गाइडलाइन लेकर आना है, तो ये जो है कोप जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये इस इनिशिएटिव का सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये लोग डिसीजन लेते हैं और ये हर साल इसका मीटिंग होता है। तो अभी कोप जो 30 होगा, कोप 30 ब्राज़ील में होगा 2025 में। और हमने अपने पॉलिटी और इन्वायरमेंट वाले में ये बताया था कि फर्स्ट कोप मीटिंग जो है UNFCCC का, ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में 95 में। तो जो बाकू अजरबैजान में COP29 हुआ, इसकी क्या कुछ की आउटकम क्या क्या रहे, इसको देख लेंगे। तो पहला है कि ट्रिपल फाइनेंस। तो ट्रिपल फाइनेंस का मीनिंग ये था कि सपोज इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि इस मीटिंग में $100 बिलियन का हमने फंड रेज करने की बात की थी एनुअली, जिससे कि इसको बोला गया था NCQG। NCQG मीन्स न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। तो जिसमें ये बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्री है इनको हमें फाइनेंस करना पड़ेगा, जिससे कि ये लोग अपने कंट्री में कार्बन एमिशन पे कंट्रोल कर सकें। तो इसके लिए पहले $100 बिलियन का टारगेट रखा गया था, जो कि बढ़ा के नियरली हमने $300 बिलियन का कर दिया है। तो इस चीज़ को हम ट्रिपल फाइनेंस बोलेंगे। फिर दूसरा है कि कार्बन मार्केट, जो कि हमारा आर्टिकल 6 पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था उसके आर्टिकल 6 में एक कार्बन मार्केट। तो इसको क्या कर रहा है कि इसको फाइनलाइज इसने किया है कि हम जो है एक प्रॉपर सेटअप तैयार कर रहे हैं जिसके थ्रू आप कार्बन ट्रेडिंग कर सकते हैं।
तो आर्टिकल जो 6 है इसमें कार्बन एक मार्केट बनाने की बात की है जिसमें कार्बन को बेचा और खरीदा जा सकता है और एक एक यूनिट जो एक कार्बन ट्रेड मीन्स क्या रहेगा कि 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड को हम 1 कार्बन क्रेडिट बोलेंगे। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक टर्म यूज किया गया है इनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। तो इनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क क्या होता है, ये है कोप 29 जो हुआ था इसके थ्रू ये लेकर आया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, UNFFC या फिर UNEP, ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी इनहेंस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क की बात करें तो ये रिलेटेड है UNFCCC जो फ्रेमवर्क है अपना कन्वेंशन है इससे रिलेटेड है। तो अभी देख लेते हैं UNFFC क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में हमारा, तो यहाँ पे जितने लोग थे इन लोगों ने मिलकर कुछ डिसीजंस लिए थे। तो उसमें से एक डिसीजन ये था कि हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीन्स क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए इस फ्रेमवर्क को लेकर आया गया था, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को डिफरेंट कंट्रीज में इसका बढ़ते इम्पैक्ट को कम कर सकें और हम समय रहते हुए कुछ ना कुछ इसमें सुधार कर सकें। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। जर्मनी का एक सिटी है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जिससे कि हमारा अर्थ का, जानते होंगे कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसको हम कैसे करके इसको स्टेबलाइज करें, मीन्स हम बढ़ने ना दें, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके इसको रोक लें। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था ये, और इंडिया इसका स्टार्टिंग से ही यहाँ पे मेन इसमें मेंबर कंट्री है। तो UNFCCC जो है इसकी क्या क्या कुछ एग्रीमेंट्स हैं, मीन्स इसकी क्या क्या अब तक के सबसे बेस्ट आउटकम रहे हैं। तो पहला आउटकम था इसका क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 97 में लेकर आया गया था, जिसको हम अर्थ+5 बोलते हैं, अर्थ+5 समिट भी बोलते हैं, क्योंकि अर्थ समिट हुआ था वो 92 में हुआ था, +5 मीन्स 97 में हुआ था। तो अर्थ+5 जो समिट है उसमें हमारा क्योटो प्रोटोकॉल लेकर आया गया था, जो कि 1997 में लेकर आया गया था। और ये जो प्रोटोकॉल है ये जितने भी इसके मेंबर कंट्री हैं ये बाइंडिंग कमिटमेंट है, मीन्स इसको फॉलो करना ही करना रहेगा। और बेसिकली ये किन के लिए लेकर आया गया था, ये डेवलप्ड कंट्री के लिए लेकर आया गया था कि आप जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं इनका एमिशन किसी भी तरीके से यहाँ पे आप रिड्यूस करो, इसको कम करो। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है हमारा ग्रीन हाउस जो गैसेज होती हैं इससे रिलेटेड है। और ये किस पे लागू होता है, तो ये लागू होता है जो हमारे डेवलप्ड कंट्री हैं इन पे लागू होता है, जिससे कि वो कंट्रीज क्या करें, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इनका एमिशन कम कर सकें। हमारा दूसरा इसका आउटकम था कि पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट कब लेकर आया गया था, तो पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में लेकर आया गया था। और ये कहाँ पर 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट कहाँ पे हुआ था, तो आप नेम से ही आपको पता चला होगा कि ये पेरिस में हुआ था 2015 का कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे ये लेकर आया गया था और इसका मोटो ये रखा गया था कि हमारा जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है, इसको हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, जो कि 1890 के आसपास का टाइम है, उससे उसके आसपास रखें। मीन्स अभी क्या जो हमारा एवरेज टेम्परेचर उससे नियरली 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करें। इस चीज़ को हम पेरिस एग्रीमेंट में बोलते हैं कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा कोप 29 हुआ था बाकू अजरबैजान में, तो इस यहाँ पे कुछ और भी इनिशिएटिव या फिर कुछ और डिक्लेरेशन हुए थे। तो हम इसमें इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। तो अभी एक और यहाँ पे डिक्लेरेशन आया था जो कि जिसको नेम दिया गया था कि मीथेन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन। मीन्स जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो ह्यूमन वेस्ट या फिर अदर इंडस्ट्री वेस्ट होते हैं, वहाँ से जो निकलने वाले मीथेन को हम किस तरीके की कंट्रोल कर सकें, इस इनिशिएटिव को लेकर आया गया था यहाँ पे कोप 29 में। तो
इसका मेन मोटिव था कि हम जो मेथेन का एमिशन होता है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं। और ये कहाँ पे इसका डिक्लेरेशन, इस गाइडलाइन या फिर इनिशिएटिव ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था COP29 में। ये ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जितने हैं उतना खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। और ये पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाके आप इस हाईलाइटेड पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका आउटपुट मिल सके इस पीडीएफ से। आप सपोज हाईलाइटेड है तो ये आप वीडियो देख के एक बार इसको मैं सिंक कर देंगे तो आपको जो भी टॉपिक्स है वो याद हो जाएगा। और इन केस 1 से 2 बार आप इसको, आप फ्री टाइम में सपोज आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर और कहीं पे आ जा रहे हैं, आपके पास बुक नहीं है, तो उस टाइम पे आप 1.5 की स्पीड में इस वीडियो लेक्चर को पूरा कंप्लीटली सुन लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर है लास्ट 1 ईयर का, वो कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। और वो हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि जो हमारा स्टैटिक वाला पार्ट है उसको करंट अफेयर से लिंक कर रहे हैं, या फिर करंट अफेयर वाले पार्ट को स्टैटिक से लिंक कर रहे हैं। और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं ऑलरेडी, जिसको पीवाईक्यू के थ्रू हमने एनालिसिस करके कम साथ में ही जहाँ पे आता है उसको हम वहाँ पे हाईलाइट करते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी हमारा अगला पॉइंट था COP29 का, कि एक इनिशिएटिव लेकर आया गया था कि जिसको हम फास्ट पार्टनरशिप बोलते हैं। तो फास्ट का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था COP29 यहाँ पे जो बाकू में हुआ था इसका COP29, वहाँ पे लेकर इसमें लाया गया था। सॉरी, एक करेक्शन की ज़रूरत है। जो फास्ट पार्टनरशिप है, फास्ट इनिशिएटिव जो फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफार्मर है, ये है जो है COP27 जो कि इजिप्ट में हुआ था, इसके द्वारा लेकर आया गया था। और इस चीज़ को अभी के लिए टू COP29 जो हुआ यहाँ पे रीइटरेट किया गया। और ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? ये जो FAO है जो हमारा, उसके द्वारा ये किया गया था, जिसको हम शॉर्ट में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके द्वारा वहाँ पे होस्ट किया गया था सिंपली बस। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस बनाया गया है। तो आप ये याद रखिएगा कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका मेन मोटो क्या होगा? जैसा कि नेम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि ग्लोबल लेवल पे हम एनर्जी की एफिशिएंसी के लिए क्या क्या स्टेप्स लें, क्या क्या इनिशिएटिव लें, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अपने शॉर्ट नोट्स में इसको मेंशन करिएगा कि ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस किसके द्वारा बनाया गया है? ये यूएई के द्वारा बनाया गया है। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहाँ पे बनाया जाता है, कौन इसको लीड कर किया था? तो इंडिया उस टाइम पे लीड किया था ग्लोबल ग्लोबल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो वैसे ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस जो है यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तो इंडिया ने COP29 में क्या क्या पॉइंट्स को हाईलाइट किया है इसको देख लेते हैं। तो आपने मेरा जो प्रीवियस PT 365 है, जिसमें पॉलिटी एंड जो यहाँ पे इकोनॉमी है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने जो यहाँ पे COP29 था, इसमें ये पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है कि इंडिया ने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं। स्पेशली जो इकोनॉमी का PT 365 था, PT 365, इसमें हमने काफ़ी अच्छे से कवर किया था कि इंडिया ने क्या क्या पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि हमारे बेनिफिट के लिए। तो हमारा जो है इंडिया ने क्या किया था कि जो हमारा न्यू कलेक्टिव हमारा यहाँ पे देखेंगे, तो जो हमारा NCQG है, मीन्स न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, तो इसमें क्या रहा है कि इंडिया ने प्रपोज किया कि हमें जो डेवलपिंग कंट्री है,
तो उसमें उनको क्या करना है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर का एक एनुअली हमें इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो एक यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है या फिर लिस्ट डेवलप्ड कंट्री है, इनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और 1.3 जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर है, इसमें से नियरली 600 बिलियन डॉलर जो है हमें ग्रांट के तौर पे दीजिए। ग्रांट तौर ऐसा होता है जिसके लिए आपको यहाँ पे रीपे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ग्रांट बोलते हैं। तो इंडिया ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया था कि हम जैसे डेवलपिंग कंट्री से हम एक कंपनसेशन की तरह चाह रहे थे, खास करके जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं। तो उसको यहाँ पे 1.3 ट्रिलियन डॉलर को हाईलाइट किया है। ये किस फंड के थ्रू हाईलाइट किया गया है? तो इसको हाईलाइट किया गया NCQG स्कीम इनिशिएटिव के थ्रू। अभी हमारा अगला पॉइंट है आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 हमने बताया था अभी ऊपर कि आर्टिकल 6 बेसिकली एक कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है, जिसको फाइनलाइज किया गया है यहाँ पे हमारा जो COP29 हुआ था। तो जो आर्टिकल 6 है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, इसका ये पार्ट है जहाँ पे बात करता है कि एक ऐसा मार्केट होना चाहिए, जैसे हमारा एक सब्जी वाला मार्केट होता है, वैसे इस तरीके का कोई इंटर ग्लोबल लेवल पे हमें एक कार्बन मार्केट बनाना चाहिए, जिससे कि कोई सपोज वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री है जो कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा करती है, बट वो कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर नहीं कर पा रही है, उसको रिसाइकल नहीं कर पा रही है। तो वो क्या करे, ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो पेड़ पौधे लगाते हैं या फिर कार्बन ऑब्जॉर्ब करते हैं, उनसे उनको उतना क्रेडिट खरीदे। तो इस तरीके को एक मैकेनिज्म लाने की जो मैकेनिज्म होता है, इस तरीके के मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए बात कही थी आर्टिकल 6 में। तो ये इसी चीज़ को हम कार्बन क्रेडिट बोलते हैं, सॉरी कार्बन ट्रेडिंग बोलते हैं, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में है। तो आर्टिकल 6 क्या है? बेसिकली एक हमने बताया कि टू मार्केट बेस्ड एक प्ले इसमें रहे जो है, ये इसमें दो मार्केट बेस्ड प्लेयर रहेंगे, जिसमें एक नॉन मार्केट रहेगा, नॉन मार्केट अप्रोच रहेगा, जो जाके वहाँ पे कार्बन ट्रेड करेगा, वो एक बाई करेगा, एक कार्बन यूनिट्स ये करेगा, सेल करेगा। तो हमने बताया कि वन कार्बन यूनिट कितने, जो वन कार्बन ट्रेडिंग होगा उसका वन यूनिट कितना होगा? 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन मार्केट इज अ ट्रेडिंग सिस्टम, मीन्स वो जो कार्बन मार्केट है एक ट्रेडिंग सिस्टम के जैसा रहेगा, जो कि वहाँ पे जाने के बाद हमारा कार्बन का क्रेडिट खरीदेगा ऐसे लोगों से जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं करती हैं या फिर ग्रीन हाउस गैसेस को अब्जॉर्ब करती हैं, ऐसे लोगों से। तो एक ट्रेडेबल जो कार्बन क्रेडिट है, वो हमने बताया कि 1 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल जो 97 में हुआ था, UNFCCC का, जिसको हम अर्थ+5 समिट बोलते हैं। तो इसके थ्रू यहाँ पे लेकर आया गया था क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट टाइम वहाँ पे इस तरीके का इनिशिएटिव लेने की बात कही गई थी। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि अभी यहाँ पे कार्बन क्रेडिट जो है दो तरीके का हो गया। तो देखिए, अभी हमने बताया कि जो हमारा 1997 में अर्थ+5 समिट हुआ था, वहाँ पे भी कार्बन ट्रेडिंग की बात करता है, और पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ 2015 में, यहाँ पे भी कार्बन ट्रेडिंग की बात करता है। तो इन दोनों जो इनिशिएटिव हैं, इसमें डिफरेंसेस क्या है? तो हमने बताया कि इसका स्कोप के बारे में। तो जो 97 में हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया था, तो वो सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के लिए था। वहाँ पे सारे कंट्री के लिए ये चीज़ को नहीं इंक्लूड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मानना था कि जो भी है 97 में, कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलप इसलिए ही हुई हैं क्योंकि उन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट किया है, वहाँ पे कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा किया है। तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ डेवलप्ड कंट्री को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। बट पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में था, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ये सारे लोगों पे लागू है, मीन्स जितने भी हमें हमारे UNFCCC के जितने भी मेंबर्स कंट्री हैं, ये सारे लोगों पे लागू होता है कार्बन ट्रेडिंग। और दूसरा है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ये हमारे हर तरीके का, मीन्स शुरुआत से चले आए जो कार्बन क्रेडिट है, इसको भी यहाँ पे यूज कर सकता है। और जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, यहाँ पे 2013 के बाद वाले कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम पे ही सिर्फ वहाँ पे बात कर सकता है, मीन्स ऐसी कोई कंपनी कंपनी जो 2013 के बाद कार्बन जो
कार्बन ट्रेडिंग का एक यूनिट जनरेट की है, वो 2013 के बाद वाले को ही मान्य करेगी और परचेज सेल कर पाएगी। वो 2013 के पहले वाले लोगों को वहाँ पे वो इंक्लूड नहीं कर पाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल और जो पेरिस एग्रीमेंट है, इन दोनों में ये की डिफरेंसेस हैं। तो हमने बताया कि क्लाइमेट को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो अभी इंडिया ने जो हाईलाइट किया था कोप 29 में, जो हमारा कोप 29 हुआ था, वहाँ पे NCQG मीन्स न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स। तो इसमें क्या बोला था उसने, पहले जो ये था फाइनेंसिंग के लिए वो $100 बिलियन था, तो जिसको बढ़ा के इन्होंने 300 बिलियन जो डॉलर है, $300 बिलियन की बात की है, जिसको ट्रिपल फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये क्या है और किसके द्वारा लाया गया था। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये जो है कोप 16 के द्वारा लाया गया था। मीन्स ग्रीन क्लाइमेट फंड कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था जो हमारा कोप 16 हुआ था 2010 में, ये इसके इस टाइम पे ये लॉन्च किया गया था। और इसमें ये बोला गया था कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको क्या करना है कि $100 बिलियन जो है 2020 तक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ऐसे कंट्री जो कि उतना सक्षम नहीं है उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जैसे डेवलपिंग कंट्री होगा, ये लोग इतने कैपेबल नहीं होता है। तो ऐसे डेवलप्ड कंट्री को डेवलप जो पहले से डेवलप्ड कंट्री हैं इनको एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है डेवलपिंग कंट्री को, जिससे कि वो अपनी रिसोर्सेज को नॉन फॉसिल से रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है उस पर शिफ्ट कर सकें, जिससे कि कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं इसका एमिशन कम हो सके। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये कब लाया आया था। तो ये आया था कोप जो हमारा 16 हुआ था 2010 में, ये तब लेकर आया गया था। और ये डेवलप्ड कंट्री के लिए बोला गया कि आप डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंस करो। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या होता है। तो इसका जो जेनेसिस है, जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति जो थी, जो हमारा अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वहाँ पे इसका अर्थ समिट में ही इसका जेनेसिस हुआ था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इसका जो है क्या क्या फंक्शन रखा गया है। तो इसकी मेन बेसिकली 5 कन्वेंशंस हैं। तो पहला कन्वेंशन है जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं UNFCCC, जो कि यहाँ पे अजरबैजान में उसका 29th कोप मीटिंग हुआ था, वहाँ पे हुआ। फिर दूसरा है इसमें जो CBD, जिसको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। थर्ड है कि UNCCD, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन, मीन्स डिसर्टिफिकेशन को कैसे रोका जा सके, डिजर्टिफिकेशन को, उस चीज़ से रिलेटेड UNCCC है। फिर स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, और मीना माता कन्वेंशन जो है मरकरी से रिलेटेड है। तो ये जो 5 कन्वेंशंस हैं, ये 5 कन्वेंशन का जो इनिशिएटिव था इस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के थ्रू लेकर आया गया था। और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कब लेकर आया गया था, वो 1992 में जब अर्थ समिट हुआ था यहाँ पे ब्राजील में, उस टाइम पे ये लेकर आया गया था। तो अभी क्या हुआ कि जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है इसने बताया है कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे ग्रीन वॉल, ग्रेट ग्रीन वॉल और सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इस चीज़ को हम फाइनेंस करेंगे। तो ग्रेट ग्रीन वॉल क्या होता है बेसिकली, आप जानते होंगे कि जो हमारा साहिल रीजन है, साहिल रीजन या फिर सहारा, हमारा साहिल और सहारा रीजन है, जो कि है कहाँ पे है ये है अफ्रीका में। तो आप जानते होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये है रेगिस्तान है। तो वहाँ पे रेगिस्तान जो है ऐसा वहाँ पे इन्वायरमेंट है कि धीरे धीरे रेगिस्तान वाला एरिया है बढ़ता जा रहा है। तो इसने बोला कि जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है GEF ने, कि वहाँ पे हम एक बहुत बड़ी यहाँ पे हम दीवार बनाएंगे जिससे क्या होगा, ग्रीन वॉल होगा। तो इससे क्या होगा कि पेड़ पौधे लगेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो डिजर्टिफिकेशन है मीन्स मरुस्थल धीरे धीरे बनता जा रहा है, ये धीरे धीरे वहाँ पे ये कम हो जाएगा, इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम ग्रेट ग्रीन वॉल बोलते हैं। दूसरा है कि सस्टेनेबल सिटीज़ का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिससे कि हम ऐसा कोई सिटीज़ बनाएं और जहाँ पे सारा कुछ हमारा सस्टेनेबल रहे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ें। तो अभी
हमने बता दिया कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इसके क्या क्या यहाँ पे फंक्शंस हैं। तो इसका जो ट्रस्टी है ये कौन है, ये इसका ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक है। और इसका सेक्रेटेरिएट मीन्स हेड ऑफिस कहाँ पे, ये वाशिंगटन डीसी में है। और इसके कुछ अदर इनिशिएटिव भी हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमारा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे बहुत ज़्यादा जो व्यूवर हैं, नियरली 70% यूजर जो हैं हमारे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और इनकेस आपको लग रहा है कि इसकी टॉपिक के अलावा भी आपको कुछ डाउट है तो आप हमें रीच आउट करें कमेंट बॉक्स के थ्रू या टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है कि अंटार्कटिक जो हमारा ट्रीटी है उसके बारे में। तो रिसेंटली क्या था कि अंटार्कटिक ट्रीटी का यहाँ जो 46 वर्जन था वो इंडिया में खत्म हुआ है अभी रिसेंटली। तो वो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि अंटार्कटिक जो ट्रीटी है बेसिकली इसका जो जेनेसिस था ये यहाँ पे 1959 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया इसका कंसल्टेटिव पार्टी है, मीन्स वहाँ पे कंसल्टेशन जब भी किसी टॉपिक को लेकर कंसल्टेशन लेना होता है तो इंडिया वहाँ पे एज ए कंसल्टेटिव पार्टी काम करती है। और ये किस पे लागू होती है, तो आप जानते होंगे कि जो हमारा अंटार्कटिक है, तो अंटार्कटिक हम किसको बोलते हैं, तो सपोज ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है तो यहाँ पे इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे नियरली जो हमारा 60 डिग्री जो साउथ है, 60 डिग्री साउथ हमारा लेटीट्यूड, तो इसके नीचे वाले एरिया को हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो अंटार्कटिक रीजन। तो ये वाला जो एरिया है 60 डिग्री साउथ के नीचे वाले इन सारे लोगों को इसमें कवर किया गया है, और अंटार्कटिक ट्रीटी के थ्रू यहाँ पे सारे लोगों को वहाँ पे कवर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड की बात करता है। तो इसका मेन जो प्रोविज़न है क्या है कि हमारे उस बेल्ट में पीसफुल पर्पज़ रहे, मीन्स वहाँ पे पीसफुल रहे, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस इन्वायरमेंटली कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और वहाँ पे हमें जो न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस होते हैं, एक्सप्लोजन्स उसको रोकें, फिर ऐसा कोई रेडिएटिव वेस्ट वहाँ पे डिस्पोज ना करें, फिर मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट ना करें। तो ये सारे इस इनिशिएटिव के थ्रू, जो इस ट्रीटी के थ्रू यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, और इस ट्रीटी का ये मेन पार्ट है। तो अभी के लिए इंडिया का वहाँ पे अंटार्कटिक रीजन में कौन कौन सा ट्रीटी है इसको देखते हैं। तो इंडिया ने सबसे पहले वहाँ पे जो अंटार्कटिका में सबसे पहले जो रिसर्च स्टेशन बनाया था उसका नेम था दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री इंडिया का फर्स्ट रिसर्च स्टेशन था। और अभी के लिए करेंटली वहाँ पे अंटार्कटिक में देखा जाए कि दो हमारा रिसर्च स्टेशन वर्किंग है। पहले पे है मैत्री, और उसके बाद तीसरा है हमारा भारती। मीन्स टोटल हमारा जो यहाँ पे अंटार्कटिक रीजन है वहाँ पे 3 रिसर्च स्टेशन हैं। पहले पे दक्षिण गंगोत्री, दूसरे पे हमारा मैत्री जो कि 1989 में लेकर आया गया था, और तीसरा है हमारा भारती। तो भारती कब लेकर आया गया था, भारतीय हमारा 2012 में लेकर आया गया था। तो अभी ये हम इसमें से इन तीनों में से सिर्फ हमारा 2 ही वर्किंग है। वो 2 कौन सा वर्किंग है, एक मैत्री जो कि 1989 में बनाया गया था, और दूसरा है कि भारती जो कि 2012 में बनाया गया था। तो ये दोनों अभी के लिए हमारा वहाँ का ये रिसर्च जो है, रिसर्च स्टेशन वर्किंग है। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि CTCN क्या होता है बेसिकली। तो CTCN का फुल फॉर्म होता है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। तो ये एक इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP प्रोग्राम का पार्ट है। ये इसको होस्ट कौन करता है, UNEP करता है। तो इसमें और कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको होस्ट कौन करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा CTCN है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, ये UNEP के द्वारा होस्ट किया जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ पे देखेंगे उसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। बाकी हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप बेसिकली यहाँ पे यूनेस्को को द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका मेन मोटो है कि हम अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजुकेशन मीन्स ग्रीनिंग, कैसे हम इन्वायरमेंट में अपने ग्रीन कर सकें और उसको बढ़ा सकें। इस प्रोग्राम इनिशिएटिव को लेकर आया गया था ग्रीनिंग एजुकेशन हमारा पार्टनरशिप, और ये ग्लोबल लेवल का एक इनिशिएटिव है। तो इसमें भी अब ध्यान दीजिएगा
कि ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप इज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रेम कर सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। तो एजुकेशन से जब भी बात आएगी तो एजुकेशन से आप समझिएगा कि हमारा यूनेस्को है, क्योंकि यूनेस्को एजुकेशन पे ज़्यादातर फोकस करता है। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि इंट्रैक्ट। तो इंट्रैक्ट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन आर्कटिक रीजन। तो जैसे आप देखेंगे कि हमारा अंटार्कटिक वाला रीजन है, वैसे वहाँ पे आर्कटिक बेल्ट में भी वहाँ पे जो नेटवर्क है रिसर्च एंड मॉनिटरिंग का, उसको इंट्रैक्ट बोलते हैं। और वहाँ पे क्या करता है ये, किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था जो हमारे यूरोपियन यूनियन है, इसके द्वारा लेकर आया गया था। और ये क्या है? बेसिकली एक रिसर्च स्टेशन है। तो इंटरेक्ट क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिसेंटली इंटरेक्ट वाज इन द न्यूज, व्हाट इज इंटरेक्ट। तो यहाँ पे पूछ देगा कि ऐसा क्वेश्चन, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लेकर आया गया था, जो कि आर्कटिक रीजन के लिए है। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि MYAC मीन्स यहाँ पे 1 मिलियन यूथ, मीन्स यहाँ पे देखा जाए मिलियन यूथ एक्शंस चैलेंज। तो MYAC का फुल फॉर्म है मिलियन यूथ एक्शंस चैलेंज। तो ये यहाँ पे ये किस बच्चों को टारगेट करता है? तो 10 से 30 साल तक के जो एज वाले ग्रुप वाले लोग होते हैं, उनको ये ट्रेन करता है और इनको इनकरेज करता है, जिससे कि उस अपने फ्यूचर के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में सोच सकें। और वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वहाँ पे, तो जो हमारा 4 गोल्स है इसको कवर करता है। तो जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा 6, जो कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है, इसको कवर करता है। सेकेंड है कि जो हमारा 12 नंबर का जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो कि हमें रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इन प्रोडक्शन की बात करता है, देन क्लाइमेट एक्शन और लाइफ ऑन लैंड। तो इन जो 4 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसको कवर करता है और इन लोगों के इस एज ग्रुप में लोगों को इनकरेज करता है कि आप इससे अवेयर रहिए आप और कैसे आप सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है कि क्लाइमेट मिटिगेशन मीन्स हम क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला इसमें हमारा पॉइंट है कि ग्रीन क्रेडिट रूल। तो बेसिकली ग्रीन क्रेडिट रूल ये किसके द्वारा यहाँ पे लेकर आया गया था? ये एक तरीके का गाइडलाइन है जो कि लेकर आया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट MOEF के द्वारा लेकर आया गया था। और ये एक तरीके का गाइडलाइन है जो कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पे फोकस करता है। तो बेसिकली ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो ये बात करता है कि जो हमारा डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, मीन्स ऐसा फॉरेस्ट जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है या फिर वहाँ से खत्म होने के कगार पे है, तो इनके हम रिस्टोरेशन के लिए काम करेंगे। इसी को हम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। कि ग्रीन मीन्स जानते होंगे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्रेडिट मीन्स हम कैसे इस चीज़ को बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें। तो इसी को हम रिस्टोरेशन का एक जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है इसके रिस्टोरेशन के लिए बात करता है। और हम जो हमारा इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, इसके रिस्टोरेशन के लिए बात करता है। और इसका मेन मोटिव है कि इसके लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम प्लांट को लगा दिए, इससे हमारा इन्वायरमेंट रिस्टोर हो गया। तो इसके अलावा हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम और अच्छे से रिस्टोर कर सकें। तो इस तरीके के गाइडलाइन को हम बोलते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। और ये किसके द्वारा लेकर आया गया था? ये लेकर आया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे इकोलॉजी के रिस्टोरेशन की बात करता है। और ये ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे स्पीसीज पे ज़्यादातर फोकस करता है जो कि इंडिजीनियस है, मीन्स हमारे कॉन्टिनेंट में या फिर हमारे कंट्री में ही वो स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं। तो इसके लिए ये बात करता है और इसके लिए ये फोकस करता है। और यहाँ पे एक ग्रीन क्रेडिट भी बनाया गया है। तो ग्रीन क्रेडिट बेसिकली क्या है कि जैसा आप जानते होंगे कि एक जो हमारा कार्बन क्रेडिट है, सेम वैसे ही इंडिया ने यहाँ पे एक ग्रीन क्रेडिट बनाया है जो कि एक इंसेंटिवाइज करेगा प्राइवेट
और जो प्राइवेट प्लेयर हैं या इंडिविजुअल हैं ऐसे लोगों को, जिससे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, और उससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और वो जो हमारा ग्रीन क्रेडिट है उससे हम कार्बन क्रेडिट की तरह उसको खरीदा या फिर बेचा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू लेकर आया गया था इंडिया में, और इसके अलावा जो हमारा कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो है ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू लेकर आया गया था। तो इन दोनों के रेगुलेशन में भी यहाँ पे देखिएगा डिफरेंसेस है, क्योंकि हमारा ग्रीन क्रेडिट इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्शन एक्ट है 86 वाला उसके थ्रू लेकर आया गया था, और दूसरा है कि हमारा जो ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी है वो जो है कार्बन मीन्स जो ग्रीन क्रेडिट एक्टिविटी है वो कार्बन क्रेडिट के लिए तो एलिजिबल है, बट ज़रूरी नहीं है कि सारा कार्बन क्रेडिट जो एक्टिविटी है वो ग्रीन क्रेडिट में भी कवर हो। तो ये सारे इसके मेन पॉइंट्स थे, और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है ग्रीन क्रेडिट में। तो यहाँ पे देखेंगे कोई इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है ग्रीन क्रेडिट में बस। बट जो कार्बन क्रेडिट है इसमें सिर्फ जो हमारा इंडस्ट्री है और कारपोरेट है यही सिर्फ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा इन दोनों में क्या क्या की डिफरेंसेस हैं। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है एक तरीके का वॉलंटरी जो पार्टिसिपेशन है, मीन्स सरकार किसी को ऐसा फोर्स नहीं करती है, आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका एम क्या रखा गया है, तो इसका एम रखा गया है कि लाइफ मीन्स जो हमारा लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि हमारा नेशनल जो एनडीसी है वो प्रमोट करती है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मीन्स हम इन्वायरमेंट के लिए क्या क्या बदलाव करें और क्या क्या हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो इंडस्ट्रीज हुआ, कंपनीज हुए और अदर एंटिटीज जो हुए, इनको हम जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस को हुआ उसको हम वॉलंटरी बेसिस पे मीट करें, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया था, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में लेकर आया गया था उसके थ्रू किया गया था। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री मीन्स इसको देख रेख करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को हम नोडल एजेंसी बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करने की जो एजेंसी होती है। तो इसको हमने रखा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारा इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है। अभी हमारा अगला पॉइंट है ग्रीन वॉशिंग। तो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि आप ऐसा कुछ एक एडवर्टीजमेंट है, सपोज कोई कंपनी है, कंपनी कंपनी की कोई प्रोडक्ट बेचती है और बोलती है कि सर ये प्रोडक्ट जो है इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है, बट वो वास्तव में क्या होता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है। तो इस चीज़ को हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। और इनकेस हम दूसरा एग्जांपल दें कि सपोज कोई कंपनी है झूठा प्रचार करके कोई प्रोडक्ट बेचती है और बताती है कि ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, बट रियली में वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं था। तो ऐसी चीज़ को या ऐसे एडवर्टीजमेंट को हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं, मीन्स हम गलत चीज़ को दिखा के हम बोलते हैं। तो ये इस तरीके का एक गाइडलाइन लेकर आई है, और ये किसके द्वारा लेकर आया गया था, जो गाइडलाइन है वो लेकर आया गया था कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन्होंने बताया कि ग्रीन वॉशिंग पे हम कोई जो ग्रीन वॉशिंग है उसको हम प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड एक क्लेम जो भी है इसको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया, और इस पे बोला स्ट्रिक्ट हम एक्शन ले सकते हैं। तो एक तरीके का गाइडलाइन है जिसमें मिसलीडिंग मीन्स गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत प्रचार प्रसार करके कोई सामान बेचता है तो इस पे ये लागू होगा। तुमने बता दिया बेसिकली ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कोई ऐसा सिंबल इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसा सिंबल इमेज हो गया, या फिर कोई प्रोडक्ट बताया गया जाता है कि इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है बट ऐसा नहीं होता है, नेगेटिव होता है, तो उस चीज़ को हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। तो इसमें एक देखिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी होता है कि एक ग्रीन हस्टिंग होता है जो कि एक तरीके का अंडर रिपोर्ट या फिर कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हाइड करके कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसको ग्रीन हस्टिंग बोलते हैं। और ग्रीन राइजिंग क्या होता है, ग्रीन रिंसिंग। तो ग्रीन रिंसिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई जो कंपनी है
वो रेगुलरली अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट सोशल या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड जो टारगेट है उसमें बदलाव करती रहती है, तो उसको हम ग्रीन रिंसिंग बोलते हैं। और ग्रीन लेबलिंग क्या होता है कि ग्रीन लेबलिंग, अब जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि इस चीज़ को कोई ऐसा जो कि इन्वायरमेंट के लिए हमारे अच्छा नहीं है, फिर भी उसको हम अच्छा बता के जब बेचते हैं तो उसको ग्रीन लेबलिंग बोलते हैं। फिर ऐसे ग्रीन लाइटिंग भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं। तो हमने बता दिया कि ग्रीन वॉशिंग बेसिकली क्या होता है। तो इसमें बोला है कि जितने भी इस तरीके का इन्वायरमेंटल जो क्लेम करते हैं एड या फिर कम्युनिकेशन में, उनको पूरी तरीके से सरकार के पास वहाँ पे डिस्क्लोज करना रहेगा, मीन्स सारा डिटेल गवर्नमेंट के पास शेयर करना रहेगा। तो अभी के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ग्रीन वॉशिंग को टैकल करने के लिए। तो हमारा जो BIS है, जिसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करता है, ये एक इको लेबलिंग करता है कि कोई प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि नहीं है। तो इसको ग्रीन वॉशिंग को टैकल करने के लिए, मिसलीडिंग को रोकने के लिए ये क्या करता है, जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ये इको लेवलिंग करता है कि कोई प्रोडक्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा है नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है कि ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट। तो बेसिकली ग्रीन वॉशिंग जो टेक स्प्रिंट है, एक तरीके का एक डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टूल है, जो कि इसके जितने भी ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड रेगुलेटर्स हैं, जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट हुआ या फिर कोई ऐसा ग्लोबल इनिशिएटिव हुआ, तो उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। और इसका जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक पार्टिसिपेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट है, ये एक तरीके का जो हमारा रेगुलेटर होते हैं ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड, उन लोगों को एक साथ लाने का काम करती है। और एक तरीके का जो है RBI यहाँ पे पार्टिसिपेंट है एक तरीके से। हमारा अगला पॉइंट है डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। तो बेसिकली ये इसको हमने बोला है DAC+S, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक एक तरीके का टेक्निक है। सपोज किसी इंडस्ट्री से वहाँ पे धुआं निकल रहा है, मीन्स वहाँ पे जो है कि हमारा एयर में कुछ पॉल्यूशन निकल रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे एयर निकल रहा है, तो वो क्या करेगी, वहाँ एक फैन लगा के वहाँ पे एयर को पास करेंगे एक फिल्टर से। तो वो फिल्टर क्या करेगा कि जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे ये फिल्टर एक तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेगा, और जो बाकी एयर रहेगा वो फिल्टर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस फिल्टर में जब एयर ऑब्जॉर्ब हो गया है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब हो गया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा कि एक तरीके से फिल्टर को हम हीट करके वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो यहाँ पे एयर हुआ या फिर वाटर हुआ, उसको हम अपने इन्वायरमेंट में रिलीज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हमने कैप्चर करके रख लिया है। तो इसी को हम डैक प्लान बोलते हैं, DAC+S प्लान बोलते हैं। तो रिसेंटली ये यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये आइसलैंड में स्टार्ट हुआ था। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो DAC+ प्लांट है, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था आइसलैंड में। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको हम रिमूव करने के लिए हम टेक्निक यूज करते हैं। और ये टेक्निक जो है डायरेक्टली जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे इन्फोग्राफिक में बताया कि यहाँ पे एक फैन है, फैन से क्या होता है कि हम हाई प्रेशर में एक फिल्टर पे हम एयर को वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर होता है पास करते हैं, तो वो फिल्टर क्या करती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। फिर बाद में क्या होता है कि फिल्टर को हम हीट करते हैं, और हीट करने के बाद वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिलीज होता है, और जब रिलीज होता है तो उसको हम ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं कि डायरेक्ट एयर कैप्चर। तो अभी क्या होता है कि जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे परमानेंटली उसको हम स्टोर कर लेते हैं, तो वहाँ पे अपने डिफरेंट पर्पज से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो भी रहेगा फ्रेश जो एयर होता है उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे, इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपने एटमॉस्फेयर से रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का नेट जीरो है उसको हम अचीव कर सकें। बाकी इसमें उतना कुछ ये नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल। तो अभी रिसेंटली क्या था कि अभी पुणे महाराष्ट्र में एक यहाँ पे बनाया गया है, फैक्ट्री बनाया गया है, जो क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इससे मेथनॉल बनाएगा। तो आपका
क्वेश्चन आएगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड से हम एथेनॉल कैसे बना सकते हैं। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ये जो हमारा रिएक्शन होता है तो ये क्या बन होता है कि हमारा मेथेनॉल बन जाता है। कि मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है कि मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, जिसको हम वुडन एल्कोहल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने केमिकल जो रिएक्शन है इसको बैलेंस नहीं किया है, बट आप जानते होंगे कि हमने एक बताया कि कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गया, तो ये दोनों मिल के यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेथिल एल्कोहल बना लिए, जिसको वुडन हम एल्कोहल बोलते हैं। तो इस तरीके का प्लांट कहाँ पे लगा है कि पुणे महाराष्ट्र में लगा है। तो ये क्या करेगा कि नियरली 1.4 जो टन कार्बन डाइऑक्साइड है डेली बेसिस पे इसको यहाँ पे ऑब्जॉर्व करेगा। और ये जो ट्रिपल पी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैप्चर करेगा, और कैप्चर करने के साथ साथ सपोज यहाँ पे कैप्चर कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ साथ यहाँ पे यूजफुल जो है मटेरियल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हुआ और उसको हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें, इस टेक्निक पे फोकस करेगा। तो क्या होगा कि हम कब कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन्वायरमेंट में एंटर करने से पहले ही हम कर ले रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होगा कि हाइड्रोजिनेटेड मीन्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो उसको हम हाइड्रोजिनेटेड बोलते हैं। जिससे यहाँ पे होगा मेथनॉल का प्रोडक्शन होगा। तो मेथनॉल क्या होता है, बेसिकली एक वुड एल्कोहल होता है। वुड एल्कोहल जो कि क्या होता है कि एक लो कार्बन और हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एश कोल निकलता है। और ये कौन कौन से सेक्टर में यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली जो हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, रिटेल कुकिंग वाला जो सेक्टर है, यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और नीति आयोग ने भी इस पे एक अपना बताया है। तो आप जानते होंगे नीति आयोग इंडिया का थिंक टैंक है, जो कि टाइम टाइम पे अपने इनपुट्स देती रहती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेथनॉल एक इकोनॉमी के बारे में वो बोलती थी कि हम कैसे भी करके कार्बन डाइऑक्साइड को मेथनॉल में कन्वर्ट करें। और जैसे आप जानते होंगे कि हमारे पेट्रोल में 20% एथनॉल का ब्लेंडिंग हो रहा है, 20% एथनॉल। सेम उसी तरीके से हम अपने एलपीजी में नियरली 20% का हमने टारगेट रखा है कि डाई मेथिल ईथर, जो कि एक मेथेनॉल का डेरिवेटिव है, इसको हम किसी तरीके से एलपीजी में मिक्स करें जिससे कि हम प्रॉपरली उसको यूज़ कर पाए। हमने यहाँ पे बता दिया कि इस तरीके कैसे काम करता है। तो अभी के लिए जो हमारा जो भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, कि जो भी आपको डाउट्स रहेगा हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। तो बेसिकली क्या है कि टग क्या होता है कि आप जानते होंगे पोर्ट इंडस्ट्री में कोई भी जब जहाज़ वहाँ पे डॉक पे पोर्ट पे आती है तो उसको खींचने के लिए एक तरीके के छोटे जो जहाज़ होते हैं उसी को हम टग बोलते हैं। तो क्या होता है कि रिसेंटली अभी यहाँ पे इंडिया ने 2023 में पंचकर्म संकल्प लेकर आया है, जिसमें 5 मेजर अनाउंसमेंट किया है। और इसमें बोला है कि ग्रीन शिपिंग जो मतलब शिपिंग सेक्टर में हम जो है कार्बन एमिशन को कैसे कम कर सकें, इस चीज़ पे फोकस करने के लिए इन्होंने बोला है कि सपोज कोई नई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कार्बन का एमिशन कम करती है तो उस पर हम 30% फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेगा कि इंडिया का जो हमारा मेजर पोर्ट है यहाँ पे ये ऑपरेट करेगा। तो टग हमने बताया एक तरीके का बोट होता है, जो कि जो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं तो वो यहाँ पे डॉक करने के टाइम पे या फिर वहाँ पे जब हमारा पोर्ट छोड़ते हैं तो उनको लिए एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है, खींचने का काम करता है। तो अभी के लिए एमिशन सेक्टर हम अब शिपिंग सेक्टर में देखें तो ग्लोबल लेवल पे नियरली वर्ल्ड का जो 3% कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो होता है वो नियरली जो है हमारा शिपिंग इंडस्ट्री से आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड, तो बेसिकली एक पोर्ट से रिलेटेड हमारा प्लान है जो कि ग्रीन पोर्ट्स पे ज़्यादातर फोकस करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा सागरमाला प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। हमारा अगला टॉपिक है कि कार्बन फार्मिंग। तो बेसिकली कार्बन फार्मिंग क्या होता है और ये किसके द्वारा लाया गया है, तो पहला इसका आंसर है कि ये कार्बन फार्मिंग यूरोपियन यूनियन के द्वारा लेकर आया गया है। और इसमें ये बोलता है कि हम किस तरीके से कार्बन का स्टोर कर सकें, कार्बन स्टोर कर सकें, एमिशन उसकी जो उसका एमिशन होता है इस पर कम कर सकें, इस तरीके का इसने एम लेकर हमारा कार्बन फार्मिंग के लिए बात करता है। तो इसमें कौन कौन से प्रैक्टिसेस
के बारे में बोलता है, तो इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री बोलता है कि हम किस तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर साइल का जो हमारा है इम्बैलेंसेस होता है या फिर डिस्टर्बेंस होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे बात करता है। तो कार्बन फार्मिंग किसके द्वारा लेकर आया गया था? ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लेकर आया गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो रिसेंटली क्या था, ये किसके द्वारा लगाया गया था? तो ये था कि ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया गया था, और ये इसलिए लगाया था कि सपोज कोई कंट्री है, दूसरी कंट्री, सपोज यहाँ पे यूरोपियन यूनियन है, और यहाँ पे जो है इंडोनेशिया हुआ, इंडिया हुआ, या फिर कोई XYZ कंट्री है, यहाँ पे कोई अपने माल जो है एक्सपोर्ट कर रही है। तो क्या हो रहा है कि सपोज यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये जो प्रोडक्ट हमने मंगा रहे हैं, यही कार्बी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। तो इसलिए हम इन सब प्रोडक्ट पे क्या करेंगे कि एक कार्बन टैक्स लगाएंगे, जिससे कि ये कंपनी इस चीज़ को डीमोटिवेट हो, इसका प्रोडक्शन कम करें। तो इस चीज़ को हम कार्बन टैक्स बोलेंगे, जिससे कि हमारा जो भी वो कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो उस पे लगाते हैं। जैसे कि हम स्टील हो गया, स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में ज़्यादा होता है, वहाँ पे नहीं होता है, बट वहाँ पे कंजम्पशन है, तो उन वो पता है उनको कि जो स्टील इंडस्ट्री है वो वहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है स्टील इंडस्ट्री से, तो इसलिए यहाँ पे उस इंडस्ट्री पे या फिर उस प्रोडक्ट पे कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कजान में, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया था कि हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म था, इस चीज़ को इन्होंने बैन किया था या रिजेक्ट किया था, जिससे क्या हो रहा है कि कंपनी अपना प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रही थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने लेकर आया था। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि किलिंग कर्व क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि किलिंग कर्व, अभी एक रिसेंटली एक स्टडी में ये देखा गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अवेलेबिलिटी है, ये धीरे धीरे बढ़ गया है। तो ये क्या होता है कि जब बढ़ जाता है तो हमारे इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स का डिस्टर्बेंस होता है, मीन्स रेशियो इम्बैलेंस होता है, किसी का बढ़ता है किसी का घटता है। तो रिसेंटली क्या है कि मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी जो है एक, जो कि हवाई जो हमारा आइसलैंड है वहाँ पे है, और हवाई हवाई आइसलैंड कहाँ पे है? ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है। तो इन्होंने बताया कि जो मौना लोआ जो हमारा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वल्केनो है, वहाँ पे ये एक तरीके का हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो उसने बताया कि हमारे जो इन्वायरमेंट में है कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ गया है। इस चीज़ को ही हम बोलते हैं कि कीलिंग कर्व। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एग्जाम में पूछ सकता है कीलिंग कर्व इज रिलेटेड टू व्हिच एलिमेंट। तो ध्यान दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि ग्रीनियम। तो बेसिकली ग्रीनियम क्या होता है कि आप जानते होंगे कि ग्रीन बॉन्ड एक होता है। ग्रीन बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। सपोज किसी सरकार को कोई ऐसा ग्रीन इनिशिएटिव लेना है जिससे कि हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्लान या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए एक बॉन्ड निकालते हैं, जिस बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है, जो कि प्योरली सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उस डेट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो सपोज अब डे बाय डे यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। तो हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी प्राइसिंग पे कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, उस चीज़ को हम ग्रीनियम बोल रहे हैं। ग्रीनियम मीन्स ग्रीन प्रीमियम, ग्रीन प्रीमियम मीन्स ग्रीनियम। तो जो भी प्राइसिंग हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, प्राइसिंग टर्म में जो भी हमको बेनिफिट मिल रहा है, इस लॉजिक को हम ग्रीनियम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अभी हमारा अगला पॉइंट है कि टील का कार्बन क्या होता है। तो बेसिकली टील कार्बन जो होता है ऐसा कार्बन होता है जो हमारा फ्रेश वाटर वेटलैंड होता है, यहाँ पे जो भी इसमें पड़े रहते हैं कार्बन ऑब्जॉर्ब्ड कार्बन रहते हैं, जो अवशोषित कार्बन रहते हैं हमारे वेटलैंड में, उस चीज़ को हम टील कार्बन बोलते हैं। और ये कहाँ पे, ये स्टडी में बताया गया कि जो हमारा केवला देव नेशनल पार्क है, यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन यहाँ पे स्टडी हुआ है। तो और भी कितने तरीके का कार्बन होता है,
तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कार्बन बहुत तरीके का होता है कि पर्पल कार्बन जो कि हमारा हवा में जो हम हवा में यहाँ पे कार्बन कैप्चर्ड है उस चीज़ को पर्पल कार्बन बोलते हैं। ग्रीन कार्बन जो कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल पे हमारे धरती पे प्लांट्स होते हैं पौधे होते हैं उसमें होने वाले जो कार्बन है उसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। ब्लैक कार्बन जो कि फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से होता है उसको ब्लैक कार्बन बोलते हैं। रेड कार्बन जो कि बायोलॉजिकल पार्टिकल्स होते हैं इनके हमारे जो है अल्बेडो से जो भी मीन्स इनसे रिलीज होता है उस चीज़ को हम बायोलॉजिकल कार्बन बोलते हैं या फिर रेड कार्बन बोलते हैं। फिर अगला होता है हमारा ग्रे कार्बन और ये ग्रे कार्बन होता है इंडस्ट्रियल एमिशन से होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा इतने तरीके का कार्बन होता है। तो अभी जो हुआ था कि इंडिया का फर्स्ट टील कार्बन स्टडी कहाँ पे हुआ था, जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये हुआ था। तो आप कमेंट करके बताइए कि केवलादेव नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है। अभी हमारा ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखेंगे आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्टिल आप पढ़ना चाहें तो हम अपने ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी न्यूज़ में रहे थे उसके बारे में देख लेते हैं। तो अभी जो क्या था यूएनईपी, यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है नैरोबी केन्या में है। तो ध्यान दीजिएगा यूएनईपी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका है नैरोबी केन्या में। और ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी होती है क्या करती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो टाइम टाइम पे जो गाइडलाइंस लाती है, एजेंडा लगती है या पॉलिसी फ्रेमिंग की बात करती है, उस चीज़ को हम यहाँ पे किसके थ्रू करते हैं? यूनाइटेड नेशन अर्थ इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू करते हैं, जिसका जेनेसिस जो था 1972 में जो हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट का कॉन्फ्रेंस हुआ था इसके थ्रू लाया गया था। और ये एक इन्वायरमेंट फंड बना के चलती है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हुआ, कोई इनिशिएटिव हुआ, किसी को प्रमोट करना रहता है तो ये है इन्वायरमेंट फंड के थ्रू इस चीज़ को प्रमोट करती है। और ये जो हमारा आईपीसीसी रिपोर्ट है जो कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ जो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इन दोनों के ज्वाइंटली ऑपरेशन से जो या फिर इन दोनों के यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ के ज्वाइंटली रिसर्च से ही हम आईपीसीसी रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी यूएनईपी का कौन कौन सा फेमस इनिशिएटिव ये ध्यान दीजिएगा कि एक तो है बेसल कन्वेंशन। तो बेसल कन्वेंशन क्या है? तो ये है जो हमारा हजार्डस वेस्ट जो होता है कि जो जो अपशिष्ट होते हैं उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे वेस्ट का मैनेजमेंट से रिलेटेड बेसल कन्वेंशन है कि हमें उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे डंप करना है, उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है बेसल कन्वेंशन में। फिर हमारा रोटरडैम कन्वेंशन क्या है? तो रोटरडैम कन्वेंशन जो है हमारा जो ऑर्गेनिक या फिर केमिकल हमारा केमिकल जो केमिकल्स हुए, पेस्टिसाइड्स जो हुए, तो उनके इंटरनेशनल लेवल पे कैसे रख रखाव करने हैं, ट्रेड करने, उस चीज़ का मॉनिटरिंग रोटरडैम कन्वेंशन करता है। आप जानते होंगे मीना माता मरकरी के लिए है क्योंकि वहाँ पे मीना माता में ही मरकरी का ही डिजीज फैला था, तो इसकी वजह से मीना माता वहाँ पे कन्वेंशन हुआ था। फिर साइट्स, साइट जो कि हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बताया कि साइट्स क्या है और इसका क्या मीनिंग होता है। तो साइट्स का फुल फॉर्म होता है कि ऑन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि 1973 में लेकर आया गया था। और जो प्लांट होते हैं या फिर जो हमारे स्पीसीज होते हैं इनके इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनकी ट्रेड को या फिर यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को रोकता है। हमारे अगला पॉइंट है यूएनईपी से रिलेटेड कि ये जो वियना कन्वेंशन है ये किससे रिलेटेड है? ये भी यूपीएससी में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर जो हमारा सीबीडी 92 में लेकर आया गया था स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है, जो कि हमारा ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं उससे होने वाले पोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक पोल्यूशन बोलते हैं या फिर जिस कारण होता है उस चीज़ को हम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि यूएनईपी के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो पहला क्या है कि हमारा एमिशन गैप रिपोर्ट। एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? ये यूएनईपी के जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। दूसरा है कि एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट,
तो एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट भी किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो ये लॉन्च किया जाता है यूएनईपी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये ध्यान दीजिए, दो रिपोर्ट जो है यूएनईपी के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है एमिशन गैप रिपोर्ट, दूसरा है एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट। हमारा अगला टॉपिक है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम डब्ल्यूएमओ बोलते हैं, जो कि यूएनईपी के साथ मिलकर जो आईपीसीसी रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल वाला, वो उसको पब्लिश करती है। तो डब्ल्यूएमओ का जो हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि एटमॉस्फेयर और उससे ओशन से रिलेटेड और ओशन और क्लाइमेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती है इसकी मॉनिटरिंग और देख और रख रखाव का काम करती है, जिससे कि आने वाले कोई इंसिडेंट है, अर्थ पे आने वाला कोई इंसिडेंट है या फिर कुछ भी है, उसका स्टडी ये एडवांस में कर सकें। इसका जेनेसिस जो है 1950 में हुआ था, और ये पहले का जो प्री एग्जिस्टिंग हमारा था इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसको इन्होंने रिप्लेस किया था, जो कि 1800 यहाँ पे 1873 में लाया गया था। तो उसको इसने डब्ल्यूएमओ ने रिप्लेस किया था बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इसके द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट निकाले जाते हैं? तो इसके द्वारा निकाला जाता है कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2023 में इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट लेकर आया था 2023 में, इन्होंने बताया कि 2023 था, ये अब तक का सबसे वार्मेस्ट मीन्स सबसे गर्म साल रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर इन्होंने बताया कि ओजोन एंड अल्ट्रावायलेट बुलेटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डब्ल्यूएमओ के द्वारा लाया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि ये 3 रिपोर्ट जो हैं डब्ल्यूएमए के द्वारा लाया जाता है, और इसमें क्या-क्या है, तो जो ये है ओज़ोन एंड अल्ट्रा वायलेट बुलेटिन, इसमें बताया गया है कि हमारा जो ओज़ोन लेयर पहले डिप्लीट हो रहा था, धीरे-धीरे ओज़ोन लेयर का डिप्लीट मीन्स वो वहाँ पे छेद बढ़ता जा रहा था, वो धीरे-धीरे अभी रिकवर कर रहा है। तो ये बताया गया है, डब्ल्यूएमओ के द्वारा बताया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो बेसिकली इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव क्या है? तो ये एक इसका दो इनिशिएटिव हैं। एक तो यहाँ पे देखेंगे, इस पहले तो देख लेते हैं इसका जेनेसिस कब हुआ था। तो इसका जेनेसिस हुआ था 2009 में। तो बेसिकली क्रायोस्फीयर क्या होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते होंगे जो हमारा ग्लोब है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं, जैसे आर्कटिक हो गया, फिर अंटार्कटिक हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे जगह हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो जो बर्फ से ढके रहते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वो वहाँ पे ऑब्जॉर्व किए रहते हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि ऐसा जो कोई बर्फ वाला जगह होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व किया रहता है, उस चीज़ को हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं। कि फ्रोजन रीजन ऑफ अर्थ मीन्स, जो क्रायोस्फीयर होता है बेसिकली फ्रोजन होता है, जो जमा होता है बर्फ या फिर जो पानी जो वाटर होता है वो जो हमें सॉलिड फॉर्म में होता है, उस चीज़ को हम क्रायोस्फीयर बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और वहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा क्रायोस्फीयर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखेंगे कि वहाँ पे ये ऑब्जॉर्व किए रहते हैं, जो कि हम कभी स्टैटिक पार्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कैसे इस तरीके का ऑब्जॉर्व करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव था कि हम किस तरीके से कि जो हमारा क्रायोस्फीयर है उसकी वार्मिंग मीन्स जब भी उसका वार्मिंग होता है वो पिघलेगा पिघलेगा, तो हमें क्या होगा कि आसपास के रीजन में फ्लड आएगा, हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से रोका जा सके, ये जो है हमारा इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव फंड के द्वारा स्टडी में बताया गया। तो इससे रिलेटेड जो भी हमने बताया है कि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी का पीटी 365 एंड इन्वायरमेंट इसका सॉरी पॉलिटी पीटी 365 एंड इकोनॉमी पीटी 365 कवर कर लिया है, और आने वाली जो भी पीटी 365 है उस सारे को कवर करेंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है
पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो पॉल्यूशन से रिलेटेड आप जानते होंगे पॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हमारे नेचर में कुछ भी जो एलिमेंट्स होते हैं उसका इम्बैलेंसेस होता है, तो उसका हमारे जो बॉडी होता है उस पर हमारे बॉडी या इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उस चीज़ को हम पॉल्यूशन बोलते हैं, कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाता है। तो एयर पॉल्यूशन मीन्स हमें एयर में कोई ऐसा एलिमेंट जब फैल जाता है जो कि हमें सांस लेने में दिक्कत करे, हमारे बॉडी पे इन्वायरमेंट पे नुकसान करे, तो उस चीज़ को हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या था, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इनहैंस सॉरी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लेकर आया गया था। तो ये किसके द्वारा लेकर आया गया था, ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन के द्वारा लेकर आया गया था। तो अभी इसमें क्या बताया गया, इन्होंने बताया कि जो हमारा WHO का गाइडलाइन है एयर क्वालिटी को लेकर, तो इसमें इन्होंने क्या किया कि उसी चीज़ को इटरेट किया कि हम अपने हवा को कैसे शुद्ध बना सकते हैं, कि और क्या क्या गाइडलाइन लेकर आए या फिर उसमें चेंजेस बदलाव करें अपने पॉलिसी में, जिससे कि हमारा एयर का क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, और जो कि यहाँ पे WHO के द्वारा उसका लेवल का निर्धारित किया गया है। तो उस चीज़ को हमें एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के द्वारा लेकर आया गया था। तो अभी रिसेंटली किया था कि जो हमारा UNEP है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उन्होंने इस साल जो बोला था, उनका जो थीम था वो बोला था इन्वेस्ट इन क्लीन एयर। तो इन्वेस्ट इन क्लीन एयर मीन्स क्लीन एयर पाने के लिए हम किसी न किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हम क्या करें कि हमारा इन्वायरमेंट साफ हो सके, हमें जो क्लीन एयर मिल सके। तो अभी जो एयर कुछ पोल्यूटेंट होते हैं, तो कौन कौन से पोल्यूटेंट होते हैं जिससे हमारा एयर में पोल्यूशन आ जाता है, तो कुछ हमें शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट होता है। शॉर्ट लिव्ड क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में बहुत कम टाइम तक मीन्स ज़्यादा 5-6 साल तक यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में कोई पार्टिकल रहता है, तो उस चीज़ को हम शॉर्ट लिव्ड जो पोल्यूटेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए मेथिन हो गया, ब्लैक कार्बन हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, ओजोन हो गया। तो ये जो हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं, ये हमारा शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में थोड़े टाइम तक रहते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो एक्सचेंज प्रोग्राम लेकर आया गया था। तो अभी WHO ने कुछ गाइडलाइन दिया है कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, तो क्या क्या उन्होंने पोल्यूशन से बताया है और उसका क्या क्या लेवल बताया है। तो अभी देखिए जो कॉमन एयर पोल्यूटेंट है उसमें क्या क्या आता है, तो एक तो हमारा हो गया PM मीन्स पार्टिकुलेट मैटर, कोई ऐसा बारीक पार्टिकल है जो कि PM कौन कौन से होता है, PM10 एंड PM जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो ये दोनों जो है हमारा हो गया कॉमन एयर पोल्यूटेंट। दूसरा है ओजोन, जो ओजोन होता है ये भी हमारा कॉमन पोल्यूटेंट है एयर के लिए। फिर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड उसके बाद हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है हमारा एयर के लिए कॉमन एयर पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन होता रहता है। तो ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। और WHO ने इस पे गाइडलाइन निकाला है कि हमारे एयर में कितने लेवल में जो एयर पोल्यूटेंट है वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उस गाइडलाइन को ही हम उसको करेक्ट करने के लिए ही इसने जो हमारा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उसको लेकर आया गया था, जो कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडेंस पे फोकस करता है। अभी हमारा अगला पॉइंट है कि ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड जो है रिपोर्ट निकाला गया है, और ये किसके द्वारा निकाला गया है, ये CCAC एंड FAO द्वारा निकाला गया है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया है। और इस तरीके का ये पहला रिपोर्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट है हमारे नाइट्रस ऑक्साइड पे। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है कि फ्यूल गैस डिसल्फ्यूरिकेशन सॉरी फ्यूल गैस डिसल्फ्यूराइजेशन मीन्स फ्यूल गैस को डिसल्फ्यूराइजेशन करें, मीन्स हम जो भी अपना फ्यूल गैस है उसमें सल्फर को किस तरीके से निकाल सकते हैं, उस चीज़ को हम डिसल्फ्यूराइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या था कि रिसेंटली यहाँ ने मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने मैंडेटरी कर दिया कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे एक तरीके का जो हमारा FGD सिस्टम है, FGD सिस्टम, उस चीज़ को हमें लगाना है।
तो एफजीडी सिस्टम क्या होता है? एफजीडी मीन्स फ्यूल गैस डिसल्फ्यूराइजेशन। तो ये क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी बेसिकली करेगा कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो उसकी मात्रा को लगभग लगभग 90% तक रिड्यूस कर देगा, जिससे कि हमारा उसका एमिशन नहीं होगा। तो बेसिकली थर्मल पावर, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका मेजर जो एमिशन होता है वो कहाँ से होता है? तो ये होता है कि जो हमारा कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, तो उस वाले इंडस्ट्री में हम हमारा सबसे ज़्यादा सल्फर का जो है प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा जो हमारा माइनिंग हो गया, तो वहाँ पे इस चीज़ का भी देखेंगे कि प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे सल्फर का मात्रा बढ़ जाता है। तो सल्फर का मात्रा बढ़ जाने के, सल्फर का जो ऑक्साइड होता है इसका मात्रा बढ़ जाता है। फिर हमारा नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में है ही, तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में एसिड रेन होता है, क्योंकि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस NO2 है, तो यही तो मिल के हमारे जो है HNO3 बना लेते हैं, जो कि एक एसिड है। तो ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इशू क्रिएट करता है। तो इसी गाइडलाइन में बोला गया है इस टेक्नोलॉजी को लेके कि हम कैसे जो है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको, ये प्रोडक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस चीज़ पे इसने फोकस किया है। तो हमारे पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक है वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो वाटर पोल्यूशन, आप जानते होंगे कि पानी में किसी कोई भी ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिससे वो पानी की जो क्लीनिटी होती है, मीन्स स्वच्छता होती है, वो खराब होती है, उस चीज़ को हम पोल्यूशन बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन बोलते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है इसको देख लेते हैं। तो अभी के लिए इंडिया में वाटर का करेंटली क्या स्टेटस है? तो अभी पहला है कि जो हम ग्राउंड वाटर के लिए बात करें तो इंडिया में नियरली जो है रिचार्ज जो है ग्राउंड वाटर का धीरे धीरे कम हो रहा है। मीन्स हम ग्राउंड वाटर का यूजेस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट ग्राउंड वाटर में हम वाटर का रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। खास करके हमारे जो 3.3% एरिया ऐसा है जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है धीरे धीरे बहुत नीचे जा चुका है। और स्पेशली जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो इस चीज़ पे ग्राउंड वाटर का हो गया। फिर हम वाटर असेसिबिलिटी देखें तो नियरली हमारे पास दुनिया का 18% पॉपुलेशन है, और हमारे पास वाटर अवेलेबल कितना है? तो सिर्फ हमारे पास 4% वाटर अवेलेबल है। मीन्स आप देखेंगे कि दुनिया का 18% आबादी ही रखने वाला देश, जो कि दुनिया में 1/5 मीन्स हर 5 इंसान में से एक इंसान इंडियन है, उसके लिए सिर्फ पानी की मात्रा जो है पूरे पृथ्वी पे जो भी पानी अवेलेबल है अर्थ पे, उसका सिर्फ 4% ही इंडिया में वहाँ मिलता है। फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारे आइस कैप्स में है। मीन्स जो हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है, तो यहाँ पे आइस कैप्स के फॉर्म में आइस जो है सबसे ज़्यादा है। दूसरे पे है ग्राउंड वाटर, तीसरे पे आता है हमारा फ्रेश वाटर लेक, और चौथे पे आता है रिवर। तो ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका एक जो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा हमारा आइस कैप में वाटर है, दूसरा पे है यहाँ पे ग्राउंड वाटर, तीसरे पे आता है लेक, चौथे पे रिवर। अर्बन क्षेत्रों में देखा जाए तो हाँ नियरली 31% हाउस होल्ड ऐसे होते हैं घर, जहाँ पे पाइपलाइन से हम वाटर का सप्लाई करते हैं। और इरिगेशन के लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का ही यूजेस किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे जो स्टेट्स में ग्राउंड वाटर, जो हमारे वाटर है उसके स्टेटस के लेकर डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं। फिर सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे जल जीवन मिशन लेकर आया है, अटल भूजल योजना है, कैच द रेन है। फिर यहाँ पे कृषि निश्चय योजना है जिससे हर खेत को पानी मिले। फिर यहाँ पे कैच द रेन मीन्स जैसा कि नेम बता रहा है, कैच द रेन, पानी को पकड़ो। जैसे वो रेन को, जो बरसात में पानी होता है उसको हम कैसे हार्वेस्ट करके वहाँ पे ग्राउंड वाटर में भेज सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे कुछ सरकार के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर कुछ इनिशिएटिव हमारे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लिए गए हैं, जैसे नीरू चित्तू, जल जीवन हरियाली, जल ही जीवन है जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए गए थे, मिशन ककातिया जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया है। तो ये जो वाटर से रिलेटेड हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं।
अभी हमारा अगला पॉइंट है कि जल ही अमृत। तो जल ही अमृत इसको कहाँ पे कवर किया गया था? तो जो हमारा अमृत 2.0 मिशन था उसमें इसको कवर किया गया है। तो 2.0 अमृत 2.0 मिशन क्या है? तो बेसिकली अभी जो रिसेंटली 2024 में हमारी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने एक 100 डेज का एजेंडा रखा। तो उस 100 डेज के एजेंडे में जल ही अमृत जो हमारा प्लान था इस चीज़ को इन्होंने रखा था और इस चीज़ से बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि जल ही अमृत मिशन में क्या क्या है। तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इसका पहले तो है जो हमारा अमृत मिशन 1 जो था जो कि 2015 में लेकर आया गया था। तो उसमें भी इस चीज़ को बात करती है और जो है हम कैसे अपने सिटीज़ को वाटर का प्रॉपर सप्लाई दें। इसका मेन पर्पज़ ये था कि जानते होंगे कि शहरों में पानी की बहुत किल्लतें हैं। तो जल ही अमृत मिशन के थ्रू हम कैसे वाटर को फ्रेश वाटर को वहाँ पे हाउस होल्ड तक पहुँचाएं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ प्लान लेकर आया कि जो हमारा सीवेज होता है कि जो हमारा वेस्ट पानी निकलता है उससे हम कैसे पानी का हम अपना ट्रीटमेंट करके उसको रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं। हाई क्वालिटी के वाटर का हम कैसे उसको बना सकते हैं जिससे कि हमारा जो वाटर है सर्कुलर इकोनॉमी बने। मीन्स एक इंडस्ट्री जो है यहाँ से फ्रेश वाटर यहाँ पे यूज कर रही है, फिर बाद में उसको सपोज जो इसका वाटर का वेस्ट जा रहा है, वाटर वेस्ट जा रहा है यहाँ पे, वाटर वेस्ट गया, फिर यहाँ पे कोई मशीन ऐसा लगा दिया कि यहाँ से फिर जाके फ्रेश वाटर बन गया। तो फ्रेश वाटर बन गया तो फिर इसको हम वो इंडस्ट्री यूज कर रही है। तो क्या हो रहा है कि वाटर का सर्कुलर फ्लो बन रहा है कि जो वेस्ट जा रहा है वो बाद में वो रिसाइकिल होके उस इंडस्ट्री के पास आ रही है एज अ फ्रेश वाटर। तो अमृत जो मिशन है कब लॉन्च हुआ था? तो उसका पहला मिशन हुआ था 2015 में और अमृत 2.0 जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। अभी जो है जो हमारा वाटर का सोर्सेस है उसका पोटेंशियल रीयूज हम क्या कर सकते हैं। मीन्स सपोज हमारा सीवेज जो नाली से हमने जो भी वाटर को हमने प्योरीफाई किया है, रिसाइकल किया, उसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम उस वहाँ पे पहले तो जो म्यूनसिपल का वेस्ट वाटर है उसको इंडस्ट्री के प्रोसेस वाटर, फिर कूलिंग वाटर और एग्रीकल्चरल जो लैंड होते हैं वहाँ से निकलने वाले वाटर को, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। मीन्स वहाँ पे रिसाइकल करके प्योर वाटर बना सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है? तो एक तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है, अल्ट्राफिकेशन है, फिर रिवर्स ओस्मोसिस है जिसमें एक झिल्ली होती है, फिर वहाँ पे वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट वो एक जगह से दूसरी जगह निकलती रहती है। तो इस तरीके का हमारा वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी है। अगला हमारा पॉइंट है कि जल संचय जल भागीदारी। तो बेसिकली ये किसके द्वारा लाया गया था? ये सूरत गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टेट स्कीम था। तो ये स्टेट स्कीम था, ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें बताया था कि नियरली हम 24,800 ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे कि जो हमारा रेन वाटर होता है उसको हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया था। हमारा अगला पॉइंट है कि यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो यूनाइटेड नेशन ने वाटर के कन्वेंशन को लेकर एक कुछ ट्रीटी किया हुआ है जो कि आप देखेंगे 1996 में लेकर आया गया था। और ये फाइनल कब हुआ था? 1992 में फिनलैंड में फाइनल हुआ था। बट इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन 1996 से स्टार्ट हुआ था और ये लीगली बाइंडिंग है। तो आप ध्यान दीजिए, ये दीजिएगा कि ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो बहुत कम ट्रीटी ही लीगली बाइंडिंग है, जिसमें से ये यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन एक है उसमें से। और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन जो है उसमें इंडिया उसका पार्ट नहीं है। और इंडस इस तरीके का एक ट्रीटमेंट जो है इंडस वाटर ट्रीटी है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ओवर द रीजन जो हमारा सीजीआई रिवर है इसके वाटर फ्लो के बारे में बात करता है। मीन्स सीजीआई क्या हो गया हमारा? चेनाब हो गया, झेलम और जो हमारा इंडस है, इन तरीके के जो रिवर के जो पाकिस्तान को दिए गए थे उनसे ये रिलेटेड है। जो खास करके इसमें भी जो हमारा इंडस वाला और ये वाटर है इसके लिए जो ट्रीटी लेकर बनाया गया है कि इंडस वाले यहाँ सिंधु वाली जो नदी है इसके वाले पानी को हम कैसे यूज करना है, इस चीज़ को हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया पाकिस्तान में जब नदियों का बंटवारा हुआ था तो इंडिया को जो मिला, कुछ नदी इंडिया में आई, कुछ वहाँ पे पाकिस्तान में चली गई। तो पाकिस्तान में जो गई उस नदी को हम
CGI बोलते हैं, चेनाब, झेलम, इंडस। तो इंडस के पानी का बंटवारा कैसे हो, उसी चीज़ को हम इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि नेशनल वाटर अवार्ड। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था, और इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। तो जो नेशनल वाटर अवार्ड हमें दिया गया था, शहरों में देखा जाए, सॉरी, स्टेट में देखा जाए तो उड़ीसा को बेस्ट स्टेट दिया गया था कि हमारे वाटर से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने में। और जो सूरत है, जो कि एक गुजरात का सिटी है, उसको बेस्ट अर्बन जो बॉडी होता है, अर्बन लोकल बॉडी, इसके लिए इसको बेस्ट अवार्ड मिला। तो अभी जो है हमारा नेशनल वाटर अवार्ड किसको गया, स्टेट में देखा जाए तो स्टेट में गया उड़ीसा को, और जो है हमारा लोकल बॉडी में देखा जाए तो ये सूरत को गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड। तो GFC बेसिकली क्या है, इसको देखेंगे कि ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल। तो इन्होंने एक ऐसा, तो जो हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसको बताया गया है कि हम जो केमिकल्स होते हैं और हमारा जो वेस्ट होता है, इसको हम किस तरीके से सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकें, इसके प्लान को लेकर आया गया था। तो इसका जो सेटअप है, जो GFC फंड है, इसका सेटअप जो है हमारा बोन जर्मनी है, यहाँ पे किया गया था। और ये जो है, जो मिडल और लो इनकम कंट्री होती है, इन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो हमारा सस्टेनेबल यूज हो केमिकल्स का, और जो भी उससे रिलेटेड इंडस्ट्री हैं, जो केमिकल यूज करने वाली इंडस्ट्री हैं, उसके वेस्ट का, जिससे कि वहाँ पे कोई इस तरीके का कुछ घटना ना हो और लोगों को कोई बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का हानि ना हो। तो ये जो एक तरीके का हमने बताया कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और इसमें कितना सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, 3 लाख से 8 लाख डॉलर तक का यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, खास करके जो हमारा लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज हैं उन लोगों को, जिससे कि केमिकल का जो इलीगल ट्रेड है ये इसको रोका जा सके। और जो हमारा ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड मीन्स ऐसे दवा जो ऐसे हमें छिड़काव करते हैं, कीटनाशक जिसको बोलते हैं, तो इन लोगों का ऐसा इलीगल ट्रेड ना हो, और कोई कंट्री इसका मीन्स एक्सेस मात्रा में वाट में यूज ना करे। इस चीज़ को कम करने के लिए ही हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स फंड जो है ऐसे इनिशिएटिव को प्रमोट करता है। तो इससे रिलेटेड क्या क्या हमें हमारे पास कन्वेंशन है अभी ग्लोबल लेवल पे। तो एक तो है पहला कि बेसल कन्वेंशन। तो बेसिकली बेसल कन्वेंशन क्या करता है कि जो हमारा हजार्डस वेस्ट है, जो वेस्ट मीन्स ऐसा अपशिष्ट होता है जो कि केमिकल से रिलेटेड होता है, या फिर जो कि काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो उसका कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए, वो हमारा बेसल कन्वेंशन के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। और एक है कि हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, जो ऑर्गेनिक पोलूटेंट होते हैं, जैसे हम कौन सा खेतों में अपने एग्री में यूज करना है, केमिकल नहीं करना है, तो उस तरीके का जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं या ऑर्गेनिक पोलूटेंट होते हैं, उस तरीके का हम कैसे उसको डील करना है, तो ग्लोबल लेवल पे उस डील करने की ट्रीटी को हम स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि ई वेस्ट। तो ई वेस्ट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ई वेस्ट, ई से इलेक्ट्रॉनिक, और वेस्ट मीन्स अपशिष्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कोई अपशिष्ट होता है, उस चीज़ को हम ई वेस्ट बोलते हैं। तो रिसेंटली क्या था कि एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जिसको नेम दिया गया था कि ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था यूनिटार। तो यूनिटार का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन रिसर्च, यूनिटार। और जो हमारा एस साइकिल मीन्स सस्टेनेबल साइकिल, ये दोनों ने एक साथ मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है, इसको हम देख लेते हैं। तो रीजन वाइज बात करें, मीन्स हम अपना जैसे, तो यूरोपियन यूनियन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। जो हमारा कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखा जाए, तो जो यूरोपियन यूनियन है कलेक्टिवली जो है, वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है सबसे ज़्यादा वहाँ पे जनरेट हो रहा है। और इसमें अदर कंट्री लेवल पे देखा जाए तो पहले पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चाइना में जनरेट हो रहा है, दूसरे पे हमारा अमेरिका है, थर्ड पे हमारा इंडिया आता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको जनरेट करने में नंबर 1 पे चाइना है, दूसरे पे USA अमेरिका है, थर्ड पे हमारा इंडिया आता है, जो कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है।
तो ई वेस्ट क्या होता है, हमने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक कोई इक्विपमेंट है, खराब हो गया और वो रिसाइकल करने लायक नहीं है, तो उसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। और ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को हम ई वेस्ट बोलते हैं, जो कि कभी वो यूज करने लायक नहीं रहा है। तो ई वेस्ट को इंडिया में कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो इंडिया में ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016 पहले था, जो कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी था। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके का ऐसा स्कीम था कि सपोज कोई यहाँ पे सोलर पैनल है, सोलर पैनल बनाने वाली कोई कंपनी है, ये कंपनी सोलर पैनल बना रही है, तो कल को ये इसने बेच दिया, इन्होंने सेल कर दिया किसी कस्टमर को, कस्टमर को सेल कर दिया है, और बाद में कस्टमर सी के पास से वो जो सोलर पैनल है वो खराब हो जाता है, तो उसको रिसाइकल करने की जो जिम्मेदारी होगी वो होगी हमारा, जो भी इसने मैन्युफैक्चर किया है इसकी ये जिम्मेदारी होगी इस कंपनी की। तो इसी को हमने एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर कौन था, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे ये था, तो प्रोड्यूसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको रिसाइकल करने की। इस चीज़ को हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। अभी के लिए हमारा जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो 2000 जो 16 वाला है, ये काफ़ी इफेक्टिव है, और इसी से हमें जो ई वेस्ट है इसको रेगुलेट किया जाता है कि प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला टॉपिक है कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखेंगे कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो अभी के लिए देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट कंपनसेशन गाइडलाइन लेकर लाया गया है, और ये किसके द्वारा लाया गया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीन जो हमारा सीपीबीसी है, इसके द्वारा एक इन्वायरमेंट कंपनसेशन। तो देखेंगे नेम जैसा बता रहा है कि इन्वायरमेंट कंपनसेशन, तो हमारे इन्वायरमेंट को सपोज कहीं से नुकसान हो रहा है, तो उसकी कंपनसेशन से रिलेटेड गाइडलाइन है, उसी को हम इन्वायरमेंट कंपनसेशन गाइडलाइन बोलते हैं, जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीबीसी के द्वारा लेकर आया गया था। और ये जो इन्वायरमेंट को होने वाले नुकसान किसके द्वारा होंगे, ये जो हमारा बैटरी का वेस्ट है, इसके द्वारा होने वाले नुकसान को ही इसमें कवर किया गया है इन्वायरमेंट कंपनसेशन गाइडलाइन में। तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन क्या होता है, तो ये एक तरीके का जो सीपीसीबी है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है 2022 वाला, इसने एक गाइडलाइन लाया है, जो यहाँ पे जो भी मैन्यू प्रोड्यूसर है बैटरी, सपोज कोई बैटरी बनाने वाली कंपनी है, और वो क्या करता है कि वहाँ पे कोई प्रोडक्ट रिसाइकल करता है, रिफर्बिश्ड करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकल करता है, तो क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में उस चीज़ से होने वाली हानि को क्या करेगा कि वहाँ पे इन्वायरमेंट से कंपनसेट करेगा ऐसी कंपनी से। तो क्या होगा कि हम उस तरीके से जो उस कंपनसेशन से मिलने वाले फंड को हम अपने ग्रीनरी के लिए वहाँ पे उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने ट्री कवर को, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए उस फंड को, कंपनसेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि किस किस इंडस्ट्री को कवर किया गया है, तो कोई भी यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के सपोज कोई काम कर रही है, या फिर कोई झूठा इंफॉर्मेशन दे के कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो कि हमारा इन्वायरमेंट के लिए वो नुकसानदेह है, तो हमारा पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के आधार पे इन्वायरमेंटल कंपनसेशन हमें उसको देना रहेगा। इसमें दो तरीके का रेजिम रखा गया है, एक जो है इसी जो है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन रेजिम वन, तो इसमें हमारा मेटल से रिलेटेड जो है कोई हैंडलिंग कर रहा है, कोई इंडस्ट्री जैसे ऐसे मेटल का हैंडलिंग कर रही है, जैसे हमारा लेड हो गया, लेड बैटरी हो गया, या फिर लिथियम आयन बैटरी हो गया, अदर बैटरी हो गया, तो ऐसे को हम अपने रीजिम वन में कवर किए हैं इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। और दूसरा है हमारा कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन रीजिम टू, तो इसमें क्या है, कोई ऐसी एंटिटी हो गई, कंपनी हो गई, ऐसे लोगों को कवर किया गया है, तो इसमें दो रीजिम बनाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी के लिए जो सबसे लेटेस्ट है हमारा बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल, वो 2022 का है। तो 2022 वाला जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो किसको किसको कवर करती है,
तो पहला है कि ये कवर करती है जो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले बैटरीज हो गए उसको कवर करती है। फिर कुछ ऐसी पोर्टेबल बैटरी होते हैं उसको भी कवर करती है, जैसे इन्वर्टर हो गया, ये भी हमारा पोर्टेबल बैटरी इसको कवर करती है। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है हमारा ऑटो सेक्टर में हमारा यूज होने वाली जो बैटरीज होती हैं, या फिर इंडस्ट्री लेवल पे यूज होने वाली जो बैटरी होती हैं, तो इन सारे को कवरेज ये कहाँ पे मिलता है, ये इसको कवर जो है या फिर रेगुलेशन जो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो है, सॉरी, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 वाला है, इसके थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। और यहाँ पे बोला गया है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो रिसाइकल करने की जिम्मेदारी है उसी की होगी। और ये पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे आधारित है कि जो भी पोल्यूशन फैलाएगा उसी को वहाँ पे करना रहेगा, मीन्स दंड देना रहेगा। तो इस चीज़ को पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो बेसिकली प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है, तो अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन का अभी क्या करंटली स्टेटस है। तो अभी 2000 से 2019 के बीच में प्लास्टिक का प्रोडक्शन नियरली डबल हो गया है, और प्लास्टिक की कंजम्पशन और प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड ग्लोबली पे आता है, मीन्स थर्ड पे आता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज करने के मामले में, प्लास्टिक की कंट्रीब्यूशन देने के मामले में। तो यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप के ये प्लास्टिक्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, तो देखेंगे विनाइल क्लोराइड मोनोमर होते हैं, फिर बेंजीन एंड ब्यूटाडीन होते हैं, स्टायरीन होते हैं, बाइसफेनॉल होते हैं। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके टैकल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मरीन लीटर, जो कि Rio+2 जो कि 2012 में लाया गया था, इसमें के थ्रू लाया गया था। फिर एक मार्पोल है, ये भी हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए लाया गया था। फिर बेसल कन्वेंशन है जो कि हमारा हजारडस वेस्ट जो है के बारे में बोलता है, और उसी में ये प्लास्टिक वेस्ट वेस्ट को भी इंक्लूड किया है। तो बेसल कन्वेंशन जो है प्लास्टिक वेस्ट को हैंडल करता है। और इसके अलावा देखा जाए तो एक है UNEA जो हमारा यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, वो बोलता है कि हम किस तरीके से प्लास्टिक को पॉल्यूशन को ख़त्म करें। तो ये सारे कुछ हैं। इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जो 2016 इसके थ्रू इसको कवर और रेगुलेट करता है। इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक जो ऐसा है, ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो सिंगल एक बार यूज़ किए जा सकते हैं, उसको बैन किया हुआ है। फिर लाइफ मिशन जो है हमारा, उसके थ्रू हमें प्लास्टिक बैन को सपोर्ट करता है। तो माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, तो बेसिकली एक इस तरीके का अभी एक स्टडी हुआ था, तो उसमें ये शो किया गया था कि जो हमारा ह्यूमन का जो होता है टेस्ट होता है वो है, या फिर कैनिन्स होता है, उसमें हमें माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक बेसिकली एक जो 5 mm से कम साइज वाले प्लास्टिक्स होते हैं, इस चीज़ को हम माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। सपोज कोई 5 mm का प्लास्टिक, 5 mm से छोटा प्लास्टिक है, वो माइक्रो प्लास्टिक है। तो उसके दो कैटेगरी थे माइक्रो प्लास्टिक के। एक था कि प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक जो कि कॉमर्शियल यूज के लिए हम यूज किया जाता था। एक था सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक, जैसे वो गया कि जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे वाटर बॉटल हो गया। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक। तो इससे क्या क्या इम्पैक्ट होता था, इससे एक तो हमारे इन्वायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होता था क्योंकि प्लास्टिक का वेस्ट बढ़ता जा रहा था। दूसरा हमारे ह्यूमन का हेल्थ से रिलेटेड भी था, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे माइक्रो प्लास्टिक्स आते रहते हैं धीरे धीरे यूज करने पे हमारे बॉडी में ऐसे प्लास्टिक जाते रहते हैं, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म में हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो प्लास्टिक ओवरशूट डे बेसिकली क्या होता है कि आप जानते होंगे कि सपोज हमारा ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे हम कुछ एक लिमिटेशंस होते हैं कि हम कितना प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं। तो उस जो लिमिट होता है उस चीज़ को जब भी एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो उस चीज़ को हम ओवरशूट बोलते हैं। तो एक एक अर्थ एक्शन होता है जो कि हम प्लास्टिक वेस्ट जो है एक्सीड वर्ल्ड्स कैपेसिटी टू मैनेज, मीन्स जो हमारा अर्थ है वो उसकी कैपेसिटी से जब ज़्यादा हमारा प्लास्टिक हो गया साल का प्रोडक्शन, उस चीज़ को हम बोलेंगे प्लास्टिक ओवरशूट डे। तो ये जो है जो हमारा वेस्ट है इस मिसमैनेज इंडेक्स को, तो ये प्लास्टिक का जो मिसमैनेजमेंट होता है इसको यह हाईलाइट करता है। और इंडिया में देखेंगे कि जो प्लास्टिक का मिसमैनेजमेंट है वो काफ़ी हाई है।
हमारा अगला टॉपिक है कि मरकरी पॉल्यूशन। तो आप जानते होंगे कि मरकरी के पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो मीनामाता कन्वेंशन थे इसको लेकर आया गया था कि तो और इसमें क्या वो था कि यूएनईपी जो है हमारा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसने बताया कि हम $134 मिलियन का एक इनिशिएटिव ला रहे हैं जिससे कि हम फेज आउट कर रहे हैं। फेज आउट जो होता है कि बेसिकली जो मरकरी का यहाँ पे प्रोडक्शन है या यूजेज है उसको फेज आउट मीन्स कैसे धीरे धीरे हम कम करें, और एक अचानक उसको खत्म ना करके धीरे धीरे कम करेंगे जिससे कि वो बाद में आने वाले टाइम में खत्म हो जाए। तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि बोलते हैं कि फेज आउट ऑफ मरकरी, और ये किसके द्वारा लाया गया था, ये यूएनईपी के द्वारा लाया गया था। तो मरकरी कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बेसिकली जो मरकरी है हम अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। तो जो यूएनईपी है इसको फंडिंग कहाँ से मिलती है, इसको फंडिंग मिलती है ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है यहाँ से इसको फंडिंग मिला था। और ये इसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, तो इसका डब्ल्यू जो है हमारा डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जीक्यूशन डब्ल्यू करता है। तो मरकरी क्या है, बेसिकली एक नेचुरल ऑकरिंग मीन्स नेचुरली पाया जाने वाला एक एलिमेंट है जो कि हमें पानी में और मिट्टी में मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और बाकी अदर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बट मरकरी ऐसा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और ये हमारा जो होता है हम लोगों के लिए काफ़ी जो होता है पॉल्यूटेंट, एज ए पॉल्यूटेंट काफ़ी टॉक्सिक होता है, काफ़ी जहरीली होती है। तो इसके सोर्सेज क्या होते हैं कि जो हमारा सोने का माइनिंग होता है, गोल्ड माइनिंग, उससे निकलता है। फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होता है उससे निकलता है, और कहीं पे हमारा वॉल्केनिक एमिशन होता है तो उससे भी ये निकलता रहता है। जिसको कंट्रोल करने के लिए मीनामाता जो डिजीज है मीनामाता डिजीज, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो कन्वेंशन हुआ था उसको मीनामाता कन्वेंशंस बोला जाता है। और मीनामाता डिजीज जो है बेसिकली एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो मीनामाता कन्वेंशन कब लेकर आया गया था, तो मीनामाता का जो कन्वेंशन है वो हमारा 2023 में लेकर आया गया था जापान के द्वारा। और ये पहला जो है ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि हमारे हेल्थ पे नुकसान देने की वजह से इसको लेकर आया गया था, और मरकरी को कैसे किस तरीके से हमें यूज करना है नहीं करना उस चीज़ को बताता है। और इसका मेन पर्पस क्या था कि हम मरकरी के माइंस को कैसे बैन कर रहे हैं, किस तरीके से मरकरी के यूजेस को हम फेज आउट मीन धीरे धीरे रिड्यूस करें। और इंडिया ने इस जो जो भी इसका कन्वेंशन है इसको रेटिफाई मीन्स अपने पार्लियामेंट से पास कराया था 2018 में। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो अभी के लिए देखा जाए तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एक तरीके का केमिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे वो परसिस्ट जो होता है वो कार्बन बेस्ड होता है। मीन्स ये जो पोल्यूटेंट होते हैं या फिर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक मीन्स जो हमारे नेचुरली जो पाए जाते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो अभी कार्बन बेस्ड जो पोल्यूटेंट होता है उसको हम ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड हो गया, जैसे खेतों में छिड़कते हैं में कीटनाशक, उस चीज़ को पेस्टिसाइड बोलते हैं। इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया, फिर अनवांटेड जो ऐसे बाई प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्री के, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। तो ये क्या होता है कि इनमें जो है पानी में घुलने की इनकी क्षमता कम होती है, तो इसकी वजह से इनका जो है करेक्टराइज बाई लो वाटर सोल्युबिलिटी मीन्स पानी में घुलने की क्षमता इनकी कम होती है। तो ये हाईलाइट में इसलिए था क्योंकि एक ग्लोबल स्टडी किया गया और उसमें ये बताया गया कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो जो है एक जो यूएनईपी है हमारा यूनाइटेड नेशन अर्थ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और वो किसके द्वारा फंड किया जाता है, जो हमारा जीईएफ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसके द्वारा फंड किया जाता है यूएनईपी। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा डीडीटी है, जिसको हम डीडीटी फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन मीन्स डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कि एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। उसको पहले क्या था कि दूध में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था, तो उसका मात्रा जो है
हमें ऐसे इंडस्ट्री में कम हुआ है, उसका यूजेस कम हुआ है, ये बताया था यूएनईपी ने। जो जिसको कौन फंड किया था, इसको फंड किया था यह जो हमारा जीईएफ है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसके द्वारा ये बताया गया था। तो हमने बताया जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या होता है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट एक कार्बन बेस्ड पोल्यूटेंट होते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल या फिर इसके वेस्ट में निकलते हैं, और ये लो सॉल्युबल के कारण जो होता है अपना, हमें ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, जो कि एक लीगली बाइंडिंग जो ट्रीटी है, और ये 2001 में लेकर लाया गया था। और इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है, तो ये हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला जो हमारी मिनिस्ट्री है, ये इसके लिए नोडल एजेंसी है। और इसको पावर कहाँ से मिलता है, तो इसको पावर मिलता है हमारा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 86 वाला, इसके थ्रू इसको पावर मिलता है। हमारा अगला पॉइंट है कि जो अभी रिसेंटली क्या था, यूएस गवर्नमेंट में उनकी जो एक एजेंसी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए, उन्होंने एक वीड किलिंग मीन्स जो होता है कि ऐसे झाड़ होता है, झाड़ जो घास उस होता है उनको जलाने वाला या फिर करने वाला जो केमिकल होता है एक तरीके का, जिसको हम डैक्थाल बोलते हैं, उसको उन्होंने बैन कर दिया था, क्योंकि उसका हमारे इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था इसकी वजह से। जो कि ब्रोकली हुआ, कैबेज गोभी हुआ और ओनियन, उस पर छिड़काव किया जा सकता है कीटनाशक के तौर पे, तो उन्होंने डैक्थाल को बैन किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, डाइमेथिल, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है जो डैक्थॉल है कि डाइमेथिल टेट्राक्लोरो टेरापेथालीन इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में डेक्थाइल बोलते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी हमारा अगला जो टॉपिक है सॉइल एसिडिफिकेशन। तो आप जानते होंगे सॉइल मीन्स हमारा जो मिट्टी है उसमें एसिड जो प्रॉपर्टी है उसका इंक्रीज होना ही हम सॉइल एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो सॉइल का एसिडिफिकेशन कब ज़्यादा होगा, कि जब हमारा पीएच जो है 7 से कम हो जाए, जो हमारा मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो 7 से कम हो जाए, उस केस को हम बोलेंगे सॉइल एसिडिफिकेशन। तो सॉइल एसिडिफिकेशन में क्या होता है, सॉइल का पीएच लेवल डाउन आ जाता है। और ये कब आता है कि जो हम अमोनियम बेस्ड को फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, तो हमारा जो नाइट्रोजन होता है इसका लिंचिंग होता है, मीन्स वो अपने जो जगह से वो यहाँ वहाँ छिड़कता है, निकलने लगता है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो होती है उसमें एसिडिक क्वालिटी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम सॉइल एसिडिफिकेशन बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि ग्रॉस हॉफर इफेक्ट। तो ग्रॉस हॉफर इफेक्ट बेसिकली एक जो हमारा रिसर्च था कि आर्कटिक प्लास्टिक क्राइसिस, इस हमारे एक रिपोर्ट में बताया गया कि एक तरीके का एक ऐसा सिनेरियो डेवलप हो गया है जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा ये यहाँ पे सपोज लेटीट्यूड है और यहाँ पे ये आर्कटिक रीजन है, तो आर्कटिक रीजन में लोअर जो है, जो हमारा लोअर जो ये वाला बेल्ट है, ये वाला बेल्ट यहाँ पे जो लोअर लेटीट्यूड है, यहाँ पे जो करंट है ओशियानिक करंट है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि दुनिया का जो भी पॉल्यूशंस हैं, पॉल्यूशन वाला जैसे प्लास्टिक हुआ और टॉक्सिक केमिकल हुआ, इनका कंसंट्रेशन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। इस चीज़ के इफेक्ट को जो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ओशियानिक करंट की वजह से, ओशियानिक करंट और लोअर जो लेटीट्यूड होता है, इन दो कारण से जब हमारा किसी बेल्ट में वहाँ पे प्लास्टिक या फिर टॉक्सिक केमिकल का कंसंट्रेशन बढ़ जाए या फिर उसका डिपॉजिट बढ़ जाए, तो इस तरीके के होने वाले इफेक्ट को ग्रॉस हॉफर इफेक्ट बोलते हैं। और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो ये जो रिलीज किया गया था एक कैट के द्वारा, मीन्स अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स। तो इसके द्वारा ये रिलीज किया गया था, जहाँ पे ग्रॉस हॉफर इफेक्ट के बारे में बताया गया कि प्लास्टिक और टॉक्सिक केमिकल का किसी स्पेसिफिक रीजन में बढ़ जाना बाई ओशियानिक करंट एंड जो हमारा लोअर लेटीट्यूड, इसको हम ग्रॉस हॉपर इफेक्ट बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन एंड प्लानिटरी बाउंड्री। तो ये बेसिकली क्या था कि एक्वाटिक ऑक्सीजनेशन क्या होता है कि जो हमारा सपोज यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के नीचे या फिर नदी के नीचे जो है हमारा ऑक्सीजन लेवल का जब कम हो जाता है, उसी को हम एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन बोलते हैं, कि ओवरऑल डिक्लाइन,
ये ध्यान दीजिएगा कि बोला है कि ओवरऑल यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है ऑक्सीजन की कंटेंट या फिर जो है ऑक्सीजन के लेवल में, और ये कहाँ पे ओशियनिक या फिर समुद्री या फिर हमारे समुद्र के आसपास वाले जो हमारे लैंड और समुद्र के बीच का जहाँ सतह होता है जिसको कोस्टल बॉर्डर बोलते हैं, तो उसके आसपास ऑक्सीजन का कम हो जाना ही हम उसको एक्वाटिक ऑक्सीजनेशन बोलेंगे। तो इसके क्या क्या रीजन है? तो पहला है एक ग्लोबल वार्मिंग। तो आपके मन में डाउट ये आएगा कि सर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे कम हो सकता है? तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन का है सॉल्युबिलिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो कम होता है, कि जो भी हमारा सॉल्युबिलिटी है, हमारा सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर कम होगा उतना सॉल्युबल होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी की प्रॉपर्टी घट जाएगी। तो एक तो ग्लोबल टेम्परेचर हो गया। दूसरा है कि हमारा जो सतह है टेम्परेचर बढ़ जाने से वहाँ का सतह जो है देखेंगे कि उस वहाँ पे हीट ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन प्रॉपरली वहाँ पे डीप सी वाटर में नहीं जा पा रहा है। तीसरा है कि हमारा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन बेसिकली एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे जो हमारे समुद्री हमारे जो प्लांट होते हैं या फिर जीव होते हैं, एल्गी होते हैं, फंगस होते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को जो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिलने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा लोग ग्रूम कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं। तो उनका क्या होता है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ को हम यूट्रोफिकेशन बोलेंगे कि न्यूट्रिएंट ओवर इनरिचमेंट मीन्स न्यूट्रिएंट जो है हमारा बहुत ज़्यादा इनरिचमेंट बढ़ गया है, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी बढ़ जाए। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे यूट्रोफिकेशन, और इस चीज़ के होने वाले प्रोसेस को एल्गल ब्लूम ब्लूम बोलते हैं, जो कि एक देखेंगे कि यूपीएससी में ये इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। हमारा अगला टॉपिक है कि हाइड्रोजेल। तो बेसिकली हाइड्रोजेल क्या है कि एक टेक्निक है जहाँ पे ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये आईएससी जो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में है, बेंगलोर। तो इन्होंने बताया कि हम वाटर से कैसे माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करें, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजेल बोलते हैं, जो कि एक यूनिक तरीके का इंटरविनेटेड पॉलीमर नेटवर्क है। और इससे क्या होगा कि हम पानी में प्रेजेंट जो माइक्रोप्लास्टिक है उसको हम इस टेक्निक से हटा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि बायोप्लास्टिक। तो बायोप्लास्टिक बेसिकली क्या होते हैं कि एक पॉली पॉलीमर होते हैं, कि बायो बेस्ड पॉलीमर होते हैं, और इस तरीके के पॉलीमर होते हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वहाँ पे प्रेजेंस से जब कोई बायो प्लास्टिक डेवलप होता है, और ये क्रिटिक हमें मीन्स मैन के द्वारा डेवलप किया जाता है, इस चीज़ को हम बायोप्लास्टिक बोलते हैं। और ये ईजिली डिग्रेड भी हो जाता है, जैसे माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे फंगी हो गया, बैक्टीरिया ईस्ट, तो इनके द्वारा इजीली ये डिग्रेड मीन्स वो सड़ गल भी जाता है इजीली। तो इस चीज़ को हम जो है बायोप्लास्टिक बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका संख्या बढ़ने से हमारे इन्वायरमेंट पे कुछ उतना नुकसान भी नहीं पड़ेगा, और ये एक जो प्लास्टिक है इसका एक अल्टरनेटिव भी बन के सामने आएगा। स्टील स्लैंग। तो स्टील स्लैंग क्या होता है? बेसिकली जो हमारा स्टील इंडस्ट्री है तो उसके स्टील के मैन्युफैक्चर में जो उसका वेस्ट निकलता है उस चीज़ को हम स्टील स्लैग बोलते हैं। तो ये एक तरीके का सॉलिड वेस्ट होता है जो कि हमें देखेंगे स्टील के प्रोसेस स्टील बनाने में कि प्रोसेस में जनरेट होता है। और जो है ये जो स्टील स्लैग होता है वो एक तरीके का कैल्शियम का ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये सारे ऑक्साइड का एक फॉर्म होता है। और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है कि हम जब रोड बनाते हैं यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं स्टील स्लैग का, जिससे क्या होगा कि एक तो हमारा वेस्ट भी वहाँ पे खर्च हो जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा रोड जो है काफ़ी ड्यूरेबल बन रहा है, और रोड में काफ़ी मजबूती मिलेगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि स्टील स्लैंग का। तो ये टेक्निकल भी हमें काफ़ी हेल्पफुल है और इन्वायरमेंटल भी इसके हमें नुकसान नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है गैस फ्लेयरिंग। तो बेसिकली एक रिपोर्ट लेकर आया गया था जिसको बोला गया ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, जो कि लाया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है कि ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बताया गया कि जो हमारा ग्लोबल गैस का फ्लेयरिंग है वो नियरली 7% से बढ़ गया है। तो
इसमें जो हमारा गैस का फ्लेयरिंग बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, मीन्स हम वहाँ से जो अपने सतह से हम ऑयल का वहाँ से ज़मीन से ऑयल निकाल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल गैस होता है उसमें आग लग जाते हैं। तो आग लगने की वजह से कि जो नेचुरल गैस होता है ये बर्न होता है, तो इसकी वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि गैस फ्लेयरिंग। तो ये कब होता है कि जब ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उस टाइम पे जो हमारा नेचुरल गैस होता है इसमें कुछ आग लगती है, तो इस चीज़ को हम गैस फ्लेयरिंग बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसके क्या क्या रीजंस है, एक तो सेफ्टी का कंसर्न है, फिर जो इकोनॉमिकल देखा जाए तो हमारे लॉजिस्टिक का काफ़ी इशू आता है, तो इस चीज़ को गैस फ्लेयरिंग बोलते हैं। फिर लाइट पोल्यूशन क्या हो गया, तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है कि जब हम अपने जो ओपन एरिया होता है यहाँ पर एक ज़रूरत से ज़्यादा इंटेंसिटी का कोई बल्ब जला दें, लाइट जला दें, तो उस चीज़ को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। तो लाइट पोल्यूशन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन रहने से अल्जाइमर का एक रिस्क होता है। तो लाइट पोल्यूशन क्या होता है कि हम एक्सेसिव या फिर अनअप्रोप्रिएट तरीके से जो आउटडोर का आर्टिफिशियल जो लाइट्स है इसको हम यूज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लाइट पोल्यूशन बोलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि बायो बिटुमेन। तो बायो बिटुमेन क्या होता है कि रिसेंटली एक जो है यहाँ पे नागपुर में एक नागपुर मंसर बाईपास जो था नेशनल जो हाईवे है NH 44 पर, यहाँ पे एक रोड बनाया गया बायो बिटुमेन से। तो बायो बिटुमेन एक तरीके का पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है जो कि हमें एक बिटुमेन मैन्युफैक्चर करता है, जो कि जो हमारा ये होता है डामर होता है जिससे कि रोड बनाया जाता है, उसका एक अल्टरनेटिव है जिससे कि हमारे बिना पेट्रोलियम प्रोडक्ट चलाए इस चीज़ से हम बना सकते हैं, जो कि ऑटो रिहील भी होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला टॉपिक है कि वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री। तो वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री जो है ये क्या होता है, तो ये किसके द्वारा, पहला क्वेश्चन, ये वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री किसके द्वारा रिलीज किया गया है, ये आप कैटेगराइजेशन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीन्स CPBC, जो CPCB जो है, CPCB इसके द्वारा किया गया है वाइट कैटेगरी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो हमारा विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स हैं ये वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री हैं। फिर जो एयर कूलर्स हैं हमारे वाइट कैटेगरी हुए। बाईसाइकिल असेसमेंट, तो ये वाइट कैटेगरी के हमारे इंडस्ट्री या फिर सेक्टर हुए। तो बाकी उसमें उतना कुछ नहीं है। तो अभी देख लेते हैं कि जो हमारा CPCB है वो बेसिकली क्या है। तो CPCB का फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि एक हमारा स्टेचुअरी बॉडी है। स्टेचुअरी बॉडी मीन्स इसको लीगल बैकिंग हमारे एक किसी न किसी एक्ट किससे मिलती है, उस एक्ट का क्या नाम है, उस एक्ट का नाम है वाटर हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, जो कि 1974 में लेकर आया गया था। ये हमारा स्टेचुअरी बॉडी है। तो स्टेचुअरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू लेकर आया जाता है। और ये किसके द्वारा लाया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लेकर आया गया था, जो कि क्या करता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट में एयर है उसका जो है कैसे हम प्योरीफाई करें, कैसे इम्प्रूव करें उसकी क्वालिटी में, WHO को गाइडलाइन को कैसे फॉलो करें, जो जिससे कि हमारे एक तो इन्वायरमेंट पे, दूसरा है कि हमारे हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसको मॉनिटर करने के कारण हमारा CPCB करता है। और इसके अलावा हमारा देखेंगे कुछ लास्ट टॉपिक हैं, जैसे हमारा कि नेशनल NGT जो जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो NGT बेसिकली क्या है, तो NGT जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका जो अभी के लिए प्रिंसिपल जो प्लेस है ये दिल्ली में है। इसका जेनेसिस जो है एक स्टेचुरी बॉडी के तौर पे हुआ था NGT एक्ट 2010 में। ये भी UPSC में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो चेयरपर्सन होते हैं और यहाँ पे 10 से 20 जुडिशियल मेंबर होते हैं। और ये नेचुरल जस्टिस पे गाइडेड होता है, जिसको सिविल कोर्ट का पावर दिया जाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टडी होता है, फायदे नुकसान इसको स्टडी करता है, उससे रिलेटेड कोई केसेस है इसकी सुनवाई करता है, और इसको एक सिविल कोर्ट के बराबर का पावर दिया गया है। तो इसके पास एक ये प्रोविज़न ये है कि इसके पास कोई केस जाता है तो 6 महीने के अंदर इसको डिस्पोज या फिर फाइनल कंक्लूड करना रहता है। और ये जो है
कि जो है लीगली बाइंडिंग होता है, मीन्स ये सपोज कहीं किसी डिसीजन पे पहुंचा था, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ये अपने डिसीजन को दोबारा सुन सकता है, मीन्स ये फाइनल नहीं होता है, दोबारा सुन सकता है। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसका जो बेंचेज है, अभी के लिए इंडिया में देखा जाए कि 5 टोटल जगह पे बेंचेज हैं। अभी नॉर्थ में प्रिंसिपल बेंच है जो कि है न्यू दिल्ली में, यहाँ पे हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। हमारा अगला टॉपिक है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बेसिकली इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में है। और ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड क्या करता है कि जो हमारे धरती की सतह के नीचे वाला जो ग्राउंड वाटर है, इसका क्या मॉनिटर करना है, उसके लेवल का मॉनिटर, उसके क्या होता है पॉलिसी उसके लिए बनाना, कुछ नेशनल लेवल पे कुछ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की होती है। और इसको हमें ट्यूबवेल जो होता है इसको भी कवर किया गया है। और इसमें क्या क्या इसके फंक्शन रखा गया कि हम ग्राउंड वाटर को कैसे असेसमेंट करें, उसके कैसे मॉनिटर करें, रेगुलेशन एंड साइंटिफिक स्टडी, जिससे कि हम उसके लेवल को और अच्छे से रख पाएँ। तो ये सारा जो चीज़ें हैं हमारा जो है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है। तो हमने अभी के लिए यहीं पे अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि कोई भी हम कंटेंट अपलोड करें तो आपके पास उसका अपडेट मिल जाए। और हम आने वाली जो भी पीटी 365 है, जैसे जो इम्पोर्टेंट है जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और अदर जो पीटी 365 उसको कवर करेंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब आवर चैनल।